नमस्कार साथियों, आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बड़े ही एक लंबे समय अंतराल के बाद हम लोग आपके सामने फिर से करियर टॉक के माध्यम से उपस्थित हुए हैं। और आज के करियर टॉक का विशेष उपलक्ष्य ये है कि आज हमारे साथ बहुत समय से हम जिनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, डॉक्टर के.एन. झा साहब हमारे साथ उपस्थित हैं और श्री अर्जुन कौरव जी हमारे साथ उपस्थित हैं। तो मैं आप सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आपको परिचय करा दूं आज के हमारे एक्सपर्ट से। हमारे साथ हैं श्री के.एन. झा साहब, जो कि वर्तमान में प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अशोकनगर में स्थापित है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो कि करियर एक्सपर्ट भी रहे हैं और पिछले विगत कई वर्षों से 30 से अधिक वर्षों से अपनी निःशुल्क करियर काउंसलिंग की सेवाएं युवाओं तक पहुंचा रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे दूसरे एक्सपर्ट के थैंक यू सर। हमारे दूसरे एक्सपर्ट के रूप में आज हमारे साथ उपस्थित हैं मेरे बहुत ही अच्छे परिचित श्री अर्जुन कौरव सर, जो कि वर्तमान में मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं यूथ इनिशिएटिव्स में ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया में, जो कि टाटा ट्रस्ट का एक इनिशिएटिव है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विनय जी। तो हम हमेशा से प्रोग्राम को पूरी तरह से अनौपचारिक रखते हैं, औपचारिकता में विश्वास नहीं रखते, तो हम सीधे अपने एक्सपर्ट्स की तरफ आते हैं। और आज का समय देखिए, आप देख रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों से भरा हुआ है। कोविड से हम लोग गुजर रहे हैं। ये समस्या कब तक चलनी है या इसका हम साथ में कैसे इसको लेके समाधान कर सकते हैं अपनी समस्याओं का, और करियर रिलेटेड क्या आगे इसमें नए आयाम आ सकते हैं, इन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा डॉक्टर के.एन. झा साहब से कि मैं सर पूछना चाहूंगा कि सर, चूंकि विगत कई वर्षों से आप क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, आपके क्षेत्र में कई वर्षों से मान लीजिए काफी 30 से अधिक वर्ष हो गए, मैं आपको मतलब जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, काफी वर्षों से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं करियर मार्गदर्शक के रूप में। आप नेशनल करियर सर्विस के पोर्टल पर भी प्रथम काउंसलर के रूप में मध्य प्रदेश से रजिस्टर हुए थे। आपकी रुचि इस क्षेत्र में हमेशा से बनी रही है, जबकि आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े रहे हैं। तो सर, आपके जीवन का ये जो पूरा सफर है, ये कहाँ से शुरू हुआ और कैसे यहाँ तक का आपने सफर तय किया, और इसमें क्या क्या बाधाएं आई करियर वाइज, और आपने कैसे कैसे लोगों, मतलब कहाँ से आपने मार्गदर्शन प्राप्त किया, कैसे प्रबंधन किया जीवन का? सर, इस पर थोड़ा सा विचार डालें ताकि हमारे युवाओं को इससे कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हो। सबसे पहले तो मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आपने मुझे रूबरू किया इतने बड़े ऑडियंस के साथ। कुछ बात मेरे मन की, कुछ बात आपके मन की, और ये हमारी आज की चर्चा जरूर उपयोगी होगी। को इससे जरूर दिशा मार्गदर्शन मिलेगी, मेरी पूरा विश्वास है। जैसा आपने अभी प्रश्न किया कि मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं, तो मैं आपके साथ शेयर करते हुए बड़ी खुशी हो रही। कल 16 जुलाई को मैंने 36 ईयर्स पूरे किए टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम में। एक्चुअली 16 जुलाई 1984 को मैंने पॉलिटेक्निक में एंट्री ली थी और तब से लगभग निरंतर मेरी सेवाएं यहाँ पर हैं। एक्सेप्ट एक छोटा सा अंतराल जिसमें मैंने यूपीएससी के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्टरेट जनरल एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, ये जो विभाग है रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, वहां पर डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। फिर देन वापिस मैं पुनः अपने डिपार्टमेंट में वापस लौट कर आ गया। और जहां तक करियर काउंसलिंग की बात है, ये मेरा पैशन है।
इसे मैं एक सामाजिक सरोकार का विषय मानता हूँ। और मेरा NITRRR से मैंने मास्टर्स डिग्री की टेक्निकल एजुकेशन में। तो बेसिकली वहां से भी मुझे बहुत सारे इनपुट्स मिले और लगातार मेरे अपने इंटरेस्ट के कारण मैंने अपने आप को अपडेट किया। और जब हम बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं तो नई नई जानकारियां भी हमारे से जुड़ी जाती हैं। और जानकारी का अगर समुचित उपयोग ना हो तो जानकारी फिर किस मतलब की है। तो ऐसा करते हुए मैं अब अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करता रहा। और जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, आप सब जानते हैं मुझे। कोशिश करता हूँ मैं अपने लोकल क्षेत्र में कुछ करने, बच्चों को मार्गदर्शन दें। अभी पिछले मई माह में मैंने 4 वीडियो बनाए थे फेसबुक लाइव पर, उसको यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी प्रसारित किया था, जिसमें वोकेशनल एजुकेशन, डिप्लोमा, पॉलीटेक्निक, ITI, इसमें कैसे करियर बना। और एक बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है सेल्फ असेसमेंट का, क्योंकि आपने भी मैं रखा है कि हम स्वयं का मूल्यांकन विश्लेषण करना चाहिए। जब तक हम स्वयं का असेसमेंट नहीं करेंगे, स्वयं का मूल्यांकन नहीं करेंगे और जो करियर हम चुनना चाह रहे हैं उसके बारे में हमारी असेसमेंट, हमारी जानकारी नहीं होगी तो प्रॉपर मैच कैसे बनेगा। तो दोनों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे आपने कैरियर प्रोफाइल प्रबंधन की थोड़ी चर्चा हम करेंगे। और ये आपने जो टॉपिक चुने वाकई बड़े उपयोगी हैं। तो कोरोना की जो आपने बात कही है, कोरोना ने हमें एक प्रकार से एक बहुत बड़ी समस्या बनाई है, तो वहीं पर एक बहुत सारे अवसर के द्वार भी खोले हैं। और एक बहुत बड़ा अवसर का द्वार यही प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आज हम इतने बड़े ऑडियंस के साथ रूबरू हो पा रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके हम बहुत बड़ी मास के साथ जुड़ पा रहे हैं, उनसे इंटरेक्शन कर पा रहे हैं। ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से हम तमाम प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उपयोग कर पा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं चाहूंगा कि आप चर्चा को जैसा दिशा देना चाहें, आपके प्रश्न का मैं उत्तर देखता हुआ चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगा। तो जी सर। अब आप बताएं कि हमारे ऑडियंस क्या चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। जी सर। मेरा अगला सेम यही प्रश्न होगा अर्जुन सर से कि सर आप ये बताइए कि आपका जीवन कहाँ से शुरू हुआ करियर में देखा जाए तो आपको कहाँ से लगा कि अब मैं यहाँ से मुझे स्विच करना चाहिए, करियर में आगे बढ़ना है, या एक सोच विकसित होती है युवा की, तो वो कौन सा समय था और यहाँ तक का सफर आपका कैसे और कहाँ तक कैसे रहा? थैंक यू विनय। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर साहब को भी धन्यवाद कि उनके मुझे मौका मिला उनके साथ मंच पर एक प्रकार शेयर करने का। मेरा अनुभव बहुत कम है। डॉक्टर साहब ने जैसे अभी बताया कि 36 वर्ष, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने अनुभवी एक व्यक्तित्व के साथ आज हमें मौका मिला है साथ में प्लेटफॉर्म शेयर कर और इस प्रकार करियर और युवाओं को लेके कुछ चर्चा कर सके और एक वर्तमान परिदृश्य में किस प्रकार से युवा अपने बेहतर भविष्य को कैसे अडेप्ट करें। आज कोरोना के कारण जिस प्रकार से परिवर्तन आया है सामाजिक व्यवस्था में और मार्केट में, अपने जीवन के और करियर के संबंध में अगर थोड़ी चर्चा करूं तो अपनी मूलभूत स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन जबलपुर से कंप्लीट करने के बाद जो एक वीकेंड करियर के प्रति विचार और सोच जो बनी, वो मास्टर्स डिग्री मैंने भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल में है, उससे मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट की डिग्री ली। और उस 2 वर्ष के माध्यम में एक प्रकार से स्वयं को भी पहचाना और एक करियर की रूट भी अपनी चुन के जानी कि एक उस विषय में या उस क्षेत्र में अपना करियर बनाने की इच्छा थी मेरी कि जिसमें जो भी मैं काम करूं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर पाए, मैं ज्यादा से ज्यादा पब्लिक लाइफ में इम्पैक्ट कर पाऊं अपने कार्य से। इस प्रकार के मैंने अपने करियर की दिशा को चुनने का मार्ग चुना था। और 2 वर्ष में मध्य प्रदेश शासन के साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ रहा एक कंसल्टेंट के रूप में। और उसके बाद 3 वर्ष तक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में एक यंग प्रोफेशनल के पद पर रहा जब नेशनल करियर सर्विस मिशन लॉन्च हुआ था। तो MP में प्रथम YP के रूप में मैं आया था और इंदौर में 3 मॉडल करियर सेंटर हमने स्थापित किए थे। और उसके बाद से विगत पिछले 3 वर्षों से मैं टाटा ट्रस्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ और यूथ इनिशिएटिव प्रोग्राम देख रहा हूँ। अब वर्तमान में जो 3 साल से जिस प्रकार से यूथ इनिशिएटिव प्रोग्राम में हम काम कर रहे हैं, तो हमारा जो फोकस क्षेत्र है वो ग्रामीण युवा और ग्रामीण क्षेत्र में भी वो ट्राइबल क्षेत्र जिनको हम बैकवर्ड ऑफ द बैकवर्ड विलेजेस कहते हैं, उसमें हमारा फोकस रहता है। और ये 3 वर्षों में जो मैंने अनुभव किया कि
एक प्रकार से एक युवा, शहर के एक युवा और ग्रामीण युवा में जो फर्क है, केवल जानकारी का अभाव एक फर्क नहीं हुआ है, लेकिन जो एक इकोसिस्टम, जिस एक वातावरण में एक शहरी युवा को मिलता है जिसमें उसका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो हो पाता है, वो ग्रामीण क्षेत्र के युवा में बहुत मिसिंग होता है। तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है वहां पे कि जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिनको हम स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं एक शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में हमें उतनी ऊर्जा लगानी पड़ती है। और अभी मैंने पिछले माह ही CIA ने जो अपना जॉब्स करके एक पोर्टल लॉन्च किया है, मैं उसको भी देखा था और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि एक अपना जॉब्स को जिस प्रकार से CIA ने पोर्ट्रे किया हुआ है कि ये ना केवल अर्बन बल्कि रूरल क्षेत्र के युवाओं, अर्बन रूरल डिवाइड को कम करेगा, और इसमें काउंसलिंग और ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टूल जिस प्रकार से ऐड किए हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे ही और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स अगर हम रूरल यूथ से कनेक्ट कर पाए तो उनके बेहतर भविष्य और करियर निर्माण में बहुत मदद होगी। जी जी। तो इससे एक प्रश्न मेरे दिमाग में ये आया, एक बात निकलती है कि ये जो समय है, इस समय ने कहीं ना कहीं सभी को एक बराबर लेवल पर, स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। जहाँ गांव से भी अगर युवा जुड़ा हुआ है या शहर से भी जुड़ा हुआ है तो वो अपनी रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहा है, सभी कुछ वर्चुअल मोड के माध्यम से हो रहा है। तो इस विषय में सर मेरा ये प्रश्न होगा आप लोगों से, दोनों ही करियर एक्सपर्ट से, कि कहाँ इश्यूज आ रहे हैं। अब वर्चुअल मोड तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या सभी के पास आज भी स्मार्टफोन अवेलेबल है या नहीं है, या जो जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं ये क्या सभी के पास एक्सेसिबल है या नहीं, सुगमता से उपलब्ध नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं इस पे आपकी राय जानना चाहूंगा कि अगर नहीं है तो कैसे वो वहां तक पहुंच सकती हैं, शिक्षा या करियर के कैसे जुड़ सकते हैं इन चीजों से, और अगर है तो उसमें क्या चेंजेस लानी है उन्हें यूज करने में, क्योंकि आजकल का युवा जो है फेसबुक और सोशल मीडिया से जुड़ा तो है, लेकिन उसका उपयोग कितना कर रहा है ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और साथ ही मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि रोजगार तलाशने के लिए वो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स का यूज कैसे कर सकता है, बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकता है। जी अर्जुन सर आप बताइए सबसे पहले कैसे कर सकते। देखिए, आपके दो प्रश्न हैं, तो अगर पहले प्रश्न पे आए, अगर हम आज ये जो कोरोना की वैश्विक महामारी जिससे आज पूरा विश्व ही जूझ रहा है, इसको अगर हम मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूं तो कहीं ना कहीं वही मेरे मस्तिष्क में आता है, ये एक डिस्ट्रप्टिव चेंज है। एक डिस्ट्रप्टिव चेंज मतलब जिसके लिए समाज तैयार नहीं था और अचानक समाज को उसके लिए तैयारी करनी पड़ रही है। तो ये एक समस्या भी है और मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखता हूँ कि इसने एक अपॉर्चुनिटी दी है हमें, जो हमारे सामने प्रेषित की है, कि अब जिस हिसाब से पिछले विगत 3 या 4 माह में हमने देखा है कि कोरोना का भारत में और पूरे विश्व में ही जैसी लाइफस्टाइल में परिवर्तन आया है, वर्क प्लेस के एनवायरनमेंट में जो परिवर्तन आया है, तो अब इसके साथ जीवन जीना और इसके अनुसार स्वयं को ढालने के लिए हर व्यक्ति को, चाहे वो स्वेच्छा से करे या मजबूरीवश करे, उसको करना पड़ेगा। तो एक जो बड़ा परिवर्तन मुझे देखने में आया है कि हमारा जो एटीट्यूड है, जो हमारा दृष्टिकोण है, वो बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत है। और इसको मैंने 3 बिंदुओं पे आंका है। पहला बिंदु है टेक्नोलॉजी का उपयोग, जो तकनीक का उपयोग, चाहे वो वर्चुअल मीटिंग्स हो, जैसे आज जूम के माध्यम से हमने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, अलग अलग और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल मीट है। तो इस टेक्नोलॉजी का उपयोग हर व्यक्ति सहज और सुगमता से कर पाए और उसमें अपने आप को ज्यादा से जल्द पारंगत कर ले। तो पहला पहलू टेक्नोलॉजी का है। दूसरा पहलू जो मुझे लगता है कि एक सेल्फ स्टार्टर, क्योंकि अब जो हमारी वर्क प्लेस की सेटिंग है वो इस प्रकार से मुझे नहीं लगता है कि अभी भी है या आने वाले कुछ समय बहुत जल्द हो पाएगी कि रेगुलर ऑफिस जाना है या ऑफिस में जिस प्रकार से हम बिना सोशल डिस्टेंसिंग के जैसे कार्य चलते थे उतनी सहजता और सुगमता से नहीं हो पाएगा। तो बहुत से कार्य एक सेल्फ स्टार्टर स्वयं से व्यक्ति को करने पड़ेंगे। तो स्वयं का एक शेड्यूल और स्वयं में वो एडेप्टेशन लाना कि अगर हम घर पर भी हैं या हमारी वर्क सेटिंग में अलोन भी हैं तो भी हम उसी डिसिप्लिन के साथ अपने काम को कर रहे हैं, वो एक अप्रोच और वो एक एटीट्यूड परिवर्तन मेरे को समझ में कि जैसी भी व्यवस्था या मार्केट में या शिक्षा में जो भी परिवर्तन आए हैं उसमें हमें न केवल अध्यापकों को, शिक्षक हैं जो, उनको भी उसी हिसाब से ढलना पड़ेगा। अभी जैसे इसमें एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा व्यक्तिगत जीवन का भी है कि अब
स्कूल में जब बच्चे जाते थे तो पहले माता पिता की सिर्फ होमवर्क तक जिम्मेदारी होती थी, लेकिन आज जिम्मेदारी वर्चुअल क्लास अटेंड करवाने की भी है और साथ में होमवर्क की भी है, या वीडियो पे उनकी पढ़ाई कराने की है और साथ में होमवर्क की भी है। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से ये जो समाज में परिवर्तन आया, ये 3 मुख्य बिंदु हैं जिन पे कोरोना के कारण एक परिवर्तन आया है, और इसको हमें एक परिवर्तन को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए, और स्वयं को जितने जल्दी हर व्यक्ति अडेप्ट कर लेगा, उतने जल्दी हम इस वैश्विक महामारी से उभर कर और इन परिस्थितियों में भी सामान्य जनजीवन जिस प्रकार से चल रहा था कोरोना के पहले, वैसा ला सकते हैं। जी, जो आपने रखा था कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सोशल मीडिया जो है उसका करियर में वर्तमान परिवेश में कितना रोल है। अगर हम देखें कि जब से सोशल मीडिया, फेसबुक एक देखें तो एक सोशल मीडिया का अगर पहली बार प्रोफेशनल जीवन में या प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी जब सोशल मीडिया वर्ड का उपयोग होने लगा था, तो फेसबुक एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था। उसके बाद अभी अन्य प्लेटफॉर्म जैसे लिंक्डइन है, आपका इंस्टाग्राम है, ये कई सारे एक प्लेटफॉर्म्स आए हैं जिनके माध्यम से भी प्रोफाइल्स और सोशल कनेक्ट एक होता है समाज में। तो कोरोना के काल में इन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग मुझे लगता है कि दुगना या तिगना हो गया है, क्योंकि यही प्लेटफॉर्म्स है जिनके माध्यम से व्यक्ति आपस में कनेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को समझ पा रहा है। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की लिंक्डइन प्रोफाइल के माध्यम से उसके किस प्रकार से उसने अपने कार्य किए हैं वो देख पाता है, कितने लोगों ने उसको वाउच किया है, उसकी कौन सी वर्क स्किल्स और एथिक्स को इग्नाइट किया है या एक्सेप्ट किया है, वो देख पाता है। फेसबुक हमारा न केवल पर्सनल एक जुड़ने का माध्यम है, अपने को एक्सप्रेस करने का माध्यम रह गया है, बल्कि फेसबुक के माध्यम से भी हम कई प्रकार के वर्क ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, उन वर्क ग्रुप्स के माध्यम से हम शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन। तो मुझे लगता है कि अब एक सेंसिटिविटी, जो कहना चाहिए एक संवेदनशीलता सभी के अंदर बढ़नी चाहिए कि ये सोशल मीडिया केवल हमारे एक आमोद प्रमोद के माध्यम नहीं है कि जिनके माध्यम से हम केवल अपने कुछ फोटोज या कहीं घूमने जा रहे हैं उनकी फोटोज शेयर करें, बल्कि एक संवेदना यह बढ़नी चाहिए कि इनके माध्यम से अब हम अपनी व्यक्तिगत पर्सनैलिटी को भी एक्सप्रेस करने का मीडियम बना रहे हैं। तो इसलिए एक जागरूक और एक संवेदनशील रूप से हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यही प्रश्न आपसे मेरा होगा कि इसमें क्या एड ऑन करना चाहेंगे सर आप? सर मैं गौरव जी की बात से सहमत, जी गौरव जी की बात से एकदम सहमत हूँ। ये सही बात है कि ये कोरोना महामारी एक ऐसी चुनौती के रूप में हमारे समक्ष आई है जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे, पर हर चुनौती एक अवसर लेकर आती है। इसमें भी बहुत सारे अवसर दिए हैं, और जहां तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, टेक्नोलॉजी इज द बिगेस्ट रिफॉर्मर, इज द बिगेस्ट इक्वलाइजर। हर तरह के डिवाइड को कम करने की अगर किसी में मादा है तो एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव है, और उसी के कारण जो वंचित थे, आज वो वंचित लोगों को भी तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल, आज हम फेसबुक पेज के माध्यम से इतने सारे लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का ही इसमें लाइव एग्जाम्पल। मैं यहाँ पर एक छोटा एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगा। हमारे चंदेरी के पास एक सहराई छोटी सी जगह है, वहां पर 2 साल पहले एक महाविद्यालय स्टार्ट हुआ। निश्चित है शुरुआत में हर कॉलेज में समस्याएं होती है, फैकल्टी की शॉर्टेज होती है, तो वहां पर जो एक डायनेमिक प्रिंसिपल साहब आए हैं, उन्होंने डॉक्टर अतुल गुप्ता, मैं उनका नाम मेंशन करना चाहूंगा, उन्होंने फेसबुक लाइव पर ऑनलाइन क्लासेस आरंभ की, और दूर दूर के लोग जो फैकल्टी से, जो अपने विषय के विषय थे, उनके माध्यम से उन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज के माध्यम से उपलब्ध कराई, जिसमें कोई लागत, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं लगी थी। सवाल इस बात का भी है कि लोगों के पास मोबाइल या टैबलेट या लैपटॉप उपलब्ध है या नहीं है, पर जिनके पास उपलब्ध है उसको कैसे उपयोग कर रहे हैं। आज कोरोना की वजह से कम ये लोग एक्सपोज हुए। एक कितने बड़े ट्रेजर था, ई लर्निंग के तमाम स्रोत जो यूट्यूब चैनल में मौजूद थे, गूगल पर करने के बाद मौजूद थे, प्रेजेंटेशन मौजूद थे, और इतने सारे वेबिनार मैंने अपने लाइफ टाइम में 2 महीने में इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लिए, शायद कई सालों में मैं उतना लर्न नहीं कर पाता। आज तमाम सारे कोर्सेरा है, एडेक्स है, तमाम लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं। इवन मैंने तो अभी पिछले माह एक हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का कोविड-19 स्टडी प्रोग्राम अटेंड करके सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। मतलब अब आपकी जियोग्राफिकल बाउंड्री मीनिंगलेस हो गई है।
आप दुनिया भर के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज अटेंड कर सकते हैं, उनके सर्टिफिकेट, उनके डिप्लोमा हासिल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कोरोना के पहले उपलब्ध तो थी चीजें, पर हमारा दृष्टिकोण उतना व्यापक नहीं हुआ था। आज कोरोना ने हमारे लोगों के दृष्टिकोण को व्यापक बना दिया है। अवसर तो मौजूद थे, उसका लाभ नहीं लिया था। आज मैं देख रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को उपयोग कर रहे हैं। दूसरा आपका जो प्रश्न था सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर, तो सबसे पहला तो मैं आपसे यही फिर दोहराऊंगा कि ये जो फेसबुक का उपयोग है, सबसे ज्यादा अगर कोई सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले लोग हैं तो फेसबुक और व्हाट्सएप शायद दो का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। तो फेसबुक लाइव के माध्यम से हम रूबरू हैं, लर्निंग हो रही है, ये क्या कम है। इसके अलावा और भी प्रोफेशनल साइट्स हैं। नौकरी सर्च करने के लिए हमारे पास naukri.com है, monster.com है, एनसीसी का अपना पोर्टल है। इतना वर्सेटाइल पोर्टल है जहां पर हमारे गौरव साहब बता रहे हैं कि वहां पर बच्चों की साइकोमेट्रिक टेस्टिंग भी है, काउंसलर भी अवेलेबल है। वहां पर बच्चों को ट्रेनिंग फैसिलिटीज के बारे में सुविधा मालूम है, उन्हें एम्प्लॉय भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। उन्हें जॉब पोर्टल, कैरियर फेयर, सब कुछ जानकारी एक सिंगल पोर्टल पर मिल जाती है। ये तो चंद एग्जाम्पल है, पर सवाल इस बात का है कि सबके पास मोबाइल है, सबके पास इंटरनेट कनेक्शन है, सबके पास तो जितने लोगों के पास है, दैट इज अ ग्रेट नंबर। हिंदुस्तान इंटरनेट यूजर का बहुत बड़ा नंबर है, वर्ल्ड में आई थिंक फर्स्ट और सेकंड नंबर का है। तो ये कहना कि लोगों के पास मोबाइल नहीं है, मे भी वो बात भी सत्य है, पर जो बात ये पक्ष भी है आशावादी दृष्टिकोण से देखें कि इंडिया इज द बिगेस्ट लार्जेस्ट यूजर ऑफ इंटरनेट कनेक्शन एंड ये जो एंड्रॉइड स्मार्टफोन, तो ये एक्सेस तो संभव है और उस एक्सेस के माध्यम से हम काफी कुछ कर सकते हैं। दूसरे वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है या साइट्स हैं जिनमें बच्चे कैरियर के टिप्स ले सकते हैं, जैसे freshersworld.com है। इसके माध्यम से बच्चों को, स्टूडेंट को हमारे रिज्यूम कैसे बनाए, इंटरव्यू कैसे हम फेस करें या ग्रुप डिस्कशन कैसे हम करना चाहिए, ऐसी तमाम तरह की उसमें टिप्स मौजूद हैं। और ये तो वो चीज है, लिंक्डइन के बारे में बताया। मैं खुद लिंक्डइन में स्टूडेंट हूँ, मेरे करीब 11,000 कनेक्शन है। मेरी बेटी ने भी लिंक्डइन के माध्यम से जॉब चेंज किया तो उसने अपने एम्प्लॉयर को छांट लिया। कई सारी प्रोफेशनल सोसाइटीज हैं, उनके ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स के माध्यम से बच्चे जुड़कर भी अपने लाइक माइंडेड या अपने प्रोफेशन या अपने कैरियर के लिए अवसर की बात कर सकते हैं। ब्लॉग्स, कई सारे ब्लॉग्स अवेलेबल हैं। तो सवाल इस बात का नहीं है, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। आप तलाश तो करें, हमारे दिल में शिद्दत तो कि हाँ मुझे ढूंढना है, बिल्कुल मिलेंगे। और हम लोग बैठे हुए हैं, अगर किसी को लगता है तो हम भी शायद उनको रास्ता बता देंगे। पर एक बात है, रास्ते पर चलना उन्हीं को पड़ेगा जो मंजिल की तरफ पहुंचना चाहते हैं। केवल सोचने भर से कोई मंजिल की तरफ नहीं पहुंचेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक अच्छा प्रश्न है यहाँ पर मेरे पास ये आया है कि अगर मान के चलिए कि अर्जुन मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जिन लोगों के पास स्मार्टफोन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, आपने कहा चूंकि आप रूरल एरियाज में वर्क करने वाले हैं, तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि जिनके पास ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है उनके लिए विशेष रूप से क्या किया जा रहा है, उन्हें कैसे शिक्षित किया जाएगा, या करियर में या जॉब में या किसी प्रकार की ट्रेनिंग में कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए कोई आपसे इनिशिएट किया गया है? वर्तमान में हम विगत 10 विकास खंडों में मध्य प्रदेश के काम कर रहे थे, और ये जो आपने बात कही बहुत ही उम्दा बात कही है कि यह समस्या हम भी देख रहे थे कि हम जितने भी स्किल के इनिशिएटिव्स या प्लेसमेंट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज को गांव तक कनेक्ट करने का सोचते थे, तो एक कम्युनिकेशन बैरियर आता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डिपेंड करता है हार्डवेयर पे, और हार्डवेयर डिपेंड करता है कि अगर एंड्रॉइड फोन या फिर इंटरनेट कैफे इस प्रकार की सुविधाएं हों। ये इस बैरियर को हमने बिकॉज 5-6 महीने जब ब्रेनस्टॉर्म किया तो हमने पाया कि हम ब्लॉक स्तर पे, विकास खंड स्तर पे या 30 गांव के बीच में अगर इस प्रकार का कोई एक यूथ हब, एक यूथ प्लेटफॉर्म जैसा अगर हम दे पाए, जो एक युवा के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन का काम करे, जिसमें इंटरनेट से की सुविधा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, 8-10 कंप्यूटर हो, 5-6 एंड्रॉइड मोबाइल हो, टैबलेट्स हो,
और इस प्रकार के जितने भी कंटेंट हैं जो भी टेक्नोलॉजी की मदद से दिए जा सकते हैं वो सब निःशुल्क रूप से ग्रामीण युवाओं को दिए जा सकते हैं। तो इसको विचार करके इसके अराउंड हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसको हमने युवा कंपस नाम दिया है। और युवा कंपस को बताते हुए बहुत खुशी हुई है आपको कि हमने 2 विकासखंड, मनावर जो धार जिले में आता है और खातेगांव जो देवास जिले का विकासखंड है, इन दोनों ही विकासखंडों में हमने एक युवा कंपस पिछले माह कलेक्टर महोदय एवं जनप्रतिनिधियों के अध्यक्षता में हमने लॉन्च किया है। और दोनों ही का रिस्पॉन्स अभी पिछले 15 दिन में जो मैंने देखा है कि जिस प्रकार से वहां पे यूथ आ रहे हैं, जो क्वेरीज कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये एक जिस आवश्यकता थी या जो एक कमी थी उसका पूरा हो रहा है, और जो हमने एक विजन देखा है, जो सपना देखा है, उसको हम पूरा कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे इस इनिशिएटिव से जो एक लर्निंग निकल के आई है कि हो सकता है हर जगह टीआरआई के लिए या किसी भी एक संस्था के लिए तो संभव नहीं है, लेकिन इस प्रकार से जैसे आज आई है, डॉक्टर साहब जैसे आज काउंसलर्स हैं, तो एक पैनल, एक ग्रुप ऑफ जो ये इंटरकनेक्टेड इंस्टीट्यूशंस और इंटरकनेक्टेड एक ह्यूमन रिसोर्स अगर मिलकर, और जो जिस क्षेत्र में जहां जिसकी रीच है, इस प्रकार से 10, 20, 15, 20, 25 गांव के ऊपर एक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एक सेंटर अगर हम क्रिएट कर पाए, तो मेरे ख्याल से एक कॉमन इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी ज्यादा बेहतर काम कर पाएगी इस कम्युनिकेशन बैरियर को तोड़ने में। ये जानकर बहुत ही प्रसन्नता हुई कि इस क्षेत्र में विशेष रूप से ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया और आपकी टीम पूरा मेहनत से पुरजोर तरीके से काम कर रही है, और युवा कंपास के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। ये धन्यवाद। मुझे आशा है कि सीआईआई से हमको जो सहयोग इन युवा कंपास को और सुचारू रूप से चलाने में और युवाओं तक इन सेवाओं को पहुंचाने में मिलता रहेगा। जी जी जी, बिल्कुल। सर, एक प्रश्न मेरा एक कौतूहल की दृष्टि से था कि सभी लोग एक आपके नाम में जुड़ा हुआ है FIE लास्ट में, आप पूरा नाम लिखते हैं कैलाश नारायण झा FIE। तो सर ये FIE क्या है, थोड़ा सा बताएं युवाओं को, इसके बारे में सभी लोग जानते नहीं है, सभी ने डॉक्टर सुना है या कोई और अदर डिग्री सुनी है, ये FIE क्या है? देखिए साहब, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ये एग्जैक्टली 100 ईयर्स ओल्ड पुरानी एक प्रोफेशनल सोसाइटी, एक संस्था है और स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको पार्लियामेंट एक्ट के माध्यम से इसको कानूनी वैधता प्राप्त है और ये इंजीनियर्स की एक प्रोफेशनल सोसाइटी है। अभी 2020 में ये सेंटेनरी अपने 100 साल पूरे कर रही है और हम जैसे जो भी इंजीनियर्स हैं उनके करीब 20 से 22 अलग अलग डिसिप्लिन है, उन ग्रुप्स के इंजीनियर्स इससे जुड़ सकते हैं। इवन सोशल साइंस के लोग भी इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं और ये इंजीनियर्स के मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। इन मेंबरशिप के अलग अलग ग्रेड हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एसोसिएट से स्टार्ट होती है, एसोसिएट मेंबर, देन मेंबर, इसके बाद लाइफ मेंबर और प्रॉफिट फेलो। तो आई एम लाइफ फेलो मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी, फेलो इंस्टीट्यूशनल इंजीनियर। तो ये एक्चुअली लोगों की क्वालिफिकेशन, उनके अनुभव, उसके आधार पर प्रदान की जाती है। आई एम ऑल्सो चार्टर्ड इंजीनियर मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी, मीन्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी। तो हम अपनी फील्ड का इस्तेमाल करके सर्टिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। आई एम फेलो मेंबर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है। और ये इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर है, इसकी जो सबसे पॉपुलरिटी है वो एक AMI करके, एसोसिएट मेंबर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर, ये परीक्षा कंडक्ट करते थे, जिस परीक्षा को पास करने के बाद लोग डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री के समकक्ष योग्यता उसकी मान्यता है शासन के द्वारा। तो जो प्राइवेट उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज में उपलब्ध होते नहीं थे, तो लोगों को अपनी क्वालिफिकेशन अपग्रेड करना होती थी, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के इस AMI परीक्षा को, सेक्शन A और सेक्शन B को पास करके वो डिग्री के बराबर योग्यता प्राप्त कर लेते थे। और ये परीक्षा एज पार विद जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज की जो डिग्री होती है उसके बराबर को मान्यता थी, और ME, M.Tech, जॉब सब जगह इसको इक्वल मान्यता थी। तो आई एम प्राउड इन शेयरिंग दैट इंफॉर्मेशन कि आई एम फेलो मेंबर ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन सिंस लास्ट 4-5 ईयर्स। इसके पहले मैं सर मेंबर था, लाइफ मेंबर। चलिए बढ़िया सर, ये तो बहुत अच्छा जानकर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि FIE जो है बहुत ही कम लोगों के सामने लगा दिखा, तो हमारे हो सकता है कि युवाओं के दर्शकों के मन में भी आया हो।
और प्रश्न उठता ही है कि FIE क्यों लिखा है सर ने, तो अभी उनके जो प्रश्न था मेरे ख्याल से इसका उत्तर भी सभी को मिल गया है। सर एक प्रश्न ये उठता है कि आज का युवा, ये प्रश्न पिछली कई करियर टॉक्स में आया हमारे सामने, युवाओं ने मैसेज के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से पूछा कि जो इंजीनियरिंग की अब डिग्रीज हो गई है, जैसे एक बतौर उदाहरण हम एक बात करें कि पहले पोस्ट ऑफिस चला करते थे, गवर्नमेंट के पोस्ट ऑफिस हुआ है, आज भी हैं कंटिन्यूस, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गैप देखा गया, तो वहां पर कोरियर कंपनीज ने वहां पर अपनी जगह बनाई। तो इंजीनियरिंग की डिग्रीज चले पहले गवर्नमेंट करा रही थी, फिर प्राइवेट कॉलेजेस ओपन हुए क्योंकि जरूरत थी ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करने की। इसके बाद देखा गया कि गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कमी आई है, ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए। क्या शिक्षा में, उसमें शिक्षा के प्रकार में या फिर शिक्षा के इसमें पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं कमी आई, या शिक्षकों के ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं कमी आ गई? हाँ, आपकी बात में मैं क्योंकि एडवांस कोर्सेज भी आने लगे हैं, किंतु आंशिक रूप से, क्योंकि जहां तक टेक्निकल एजुकेशन की बात है, टेक्निकल एजुकेशन की गुणवत्ता को नियंत्रण करने के लिए हमारे यहाँ अपेक्स बॉडी है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो वो पूरी तरह इंश्योर करते हैं कि कोई भी कॉलेज, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सेल्फ फाइनेंस हो, या किसी भी माध्यम से अगर कोई कोर्स लाता है, तो उसके प्रोग्राम की एफिलिएशन, उसके नॉर्म्स, उन सबको फुलफिल किए बगैर कोई भी कॉलेज ना तो स्टार्ट कर सकता है, ना प्रोग्राम को रन कर सकता है। अब थोड़ा सा ये क्या रिलेटिव प्रश्न है, जब इंजीनियरिंग, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, उसी समय हमारे यहाँ IT सेक्टर में, सॉफ्टवेयर और IT सेक्टर में एकदम बूम आया हुआ था। तो हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट पास आउट थे, उनको IT एंड सॉफ्टवेयर में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली, और आज तमाम सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने उस समय 8-8 लाख रुपए के पैकेज में अपना कैरियर स्टार्ट करके आज काफी सरसब्ज हो गए। बाद में ये जो एक्सटर्नल कंडीशंस थी वो चेंज हुई। IT और सॉफ्टवेयर में अभी उतना ज्यादा मतलब बूम नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो थोड़ा सा उधर से श्रिंक हुआ मार्केट। अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा थोड़ा सा अभी उतना परफॉर्म नहीं कर रहा है, रादर मैं कहूँ ये कोरोना के कारण तो अभी क्राइसिस से गुजर रहा है, तो कई तरह की चैलेंजेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ में। तो जितने हमारे इंजीनियरिंग के पास आउट निकलते हैं, इंडिया में लगभग 10 लाख एनुअली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं पास होकर, इतने सारे के सारे लोगों को एब्जॉर्व कर सकें, इतनी हमारी क्षमता भी इंडस्ट्रीज में नहीं है। और जो सॉफ्टवेयर IT, उन्होंने भी अपने आप के जो एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज थे उनको श्रिंक कर लिया, तो उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है बढ़ गया। पर उसकी वजह एक्सटर्नल कंडीशंस भी जिम्मेदार है, क्योंकि कह देना कि क्वालिटी घट गई है, ऐसा कहना इसलिए ठीक नहीं है कि उसी कॉलेज के पास को जॉब मिले थे तब किसी ने उनको चैलेंज नहीं किया, एक बात। हालांकि आप जो कह रहे हैं उसका पक्ष ये भी है, नास्कॉम और तमाम हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैन पावर रिसर्च के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका कहना है, हमेशा पेपर में भी न्यूज निकलती है कि 75% हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। हमारे नील कैरी जी जो है, नंदन नील कैरी जी, उन्होंने भी इस बात को कहा, इन्फोसिस के जो CEO हैं, कि हमारे एम्प्लॉयबल नहीं है। तो पार्शियली सहमत हुआ जा सकता है, क्योंकि कोई भी कॉलेज का पास आउट किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए वैसा तैयार नहीं होता जैसे इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है। देयर इज ऑलवेज ए गैप दैट एग्जिस्ट। अब रीजन क्या है सर? मेरा प्रश्न यही है कि ये अगर कहीं ना कहीं गैप आ रहा है कि इंजीनियर्स को अलग से भी ट्रेन करने की जरूरत पड़ती है पास आउट्स को, फ्रेशर्स को, तो ये गैप क्यों आ रहा है? इसका रीजन क्या है इसके पीछे? क्या बच्चे एक तो उसका रीजन हमारे सिलेबस उतने ही तेजी से अपग्रेड और अपडेट तेजी से बाहर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं कि हर यूनिवर्सिटी में कैटलॉग डेवलप करने की, उसको मॉडिफाई करने की प्रोसीजर है जो काफी टाइम कंज्यूमिंग है, उसका सही हम नहीं कर पाते। दूसरी बात क्या, किसी हमारे कॉलेज किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए या इंडस्ट्री के लिए इंजीनियर तैयार नहीं करते, तो हो सकता है हमारे IT सेक्टर वालों की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे इंजीनियर से फुलफिल ना हो रही हो पूरी तरह से, बट दे आर इक्वली ट्रेंड फॉर सम हार्डवेयर कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज, या जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी हम तैयार कर रहे हैं।
तो उसके कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा फोकस करिकुलम बनाने में एक सेक्टर के लिए उनकी उपयोगिता बढ़ जाएगी, पर दूसरे सेक्टर के लिए उपयोगिता थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसका एक सोल्यूशन यही हो सकता है, देयर में भी सम शॉर्ट टर्म मॉडुलर कोर्सेज जिनको एडिशनल वो जो स्टूडेंट कर सकते हैं और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए जहाँ वो जाना चाहते हैं उसके लिए बढ़ा सकते हैं। दैट इज वन चॉइस। क्योंकि कॉलेज को आप कहेंगे तो एक सेक्टर पर्टिकुलर के लिए वो ओरिएंट करेंगे तो जो बच्चे हैं वो बाकी सेक्टर के लिए फिट हो जाएंगे। तो दैट इज ए प्रॉब्लम। बाकी एकदम अगर आउटराइटली कहें बच्चों को बिल्कुल कुछ नहीं आता तो ऐसा कहना दैट विल बी अ सॉर्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट टू आवर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक फ्रेटर्निटी, ऐसा मेरा मानना जी। इसमें सर एक अर्जुन जी से प्रश्न करना चाहूंगा कि ऐसा क्या है, जैसे आज के समय में जो है देख रहे हैं हम तकनीक और मार्केट जो है, इंडस्ट्री या औद्योगिकीकरण जो हुआ है वो निरंतर हर साल हर तरीके से बदलता ही जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, उन्नति हो रही है क्षमताओं में। तो जो हमारे विद्यार्थी हैं, युवा हैं, जब सपोज करें कि वो इंग्लिश वो क्या कहते हैं इंजीनियरिंग का अगर प्रोग्राम कर रहे हैं या फिर बीएससी का कर रहे हैं प्रोग्राम, नर्सिंग में पढ़ रहे हैं या कोई भी बी फार्मेसी कर रहे हैं या कोई अदर ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं, बी आर्किटेक्ट कर रहे हैं, तो इन्हें स्टार्टिंग से पढ़ते समय आगे आने वाले सालों में जो उनकी पढ़ाई निरंतर रहने वाली है उनमें उन्हें खुद में क्या चेंजेस लाने चाहिए या क्या अपग्रेडेशन लाने चाहिए, या साइड से कोई अदर कोर्सेज करने चाहिए, प्रोग्राम्स, क्या क्या स्किल्स होनी है जो उन्हें एक्वायर करनी चाहिए जो कि उनके करियर के लिए आगे चलकर बहुत ही उपयोगी साबित हो सके। विनय, इसमें मैं जो अभी झा साहब कह रहे थे मैं उनसे पूर्ण सहमत हूँ, जो उन्होंने बात कही कि किस प्रकार जो आपने प्रश्न रखा था, तो ये उसी का एक एक्सटेंशन प्रश्न है। आप देखें एक प्रकार से उससे उसको मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। झा साहब ने जो कहा कि वो बिल्कुल सही बात कही उन्होंने कि एक किसी पर्टिकुलर ट्रेड स्पेसिफिक के लिए कोई एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री ट्रेड के लिए नहीं तैयार करता अपने विद्यार्थियों को। मुझे जो एक और इसमें बात लगी कि ये जो एक गैप आया है, जो हमने देखा कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस बढ़े तो वो गुणवत्ता की कमी, जैसे आपने बात कही, तो मैं भी डॉक्टर साहब से सहमत हूँ कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस आर प्लेइंग देयर पार्ट। वो अपना रोल जो करना चाहिए करते हैं। ठीक है, कहीं पे कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की ऑपरेशनल जो चीजें होती है उनमें फर्क जरूर होता है, लेकिन ज्यादा जरूरी जो मुझे समझ में आया कि ये क्यों गैप आया, कि इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो बहुत अलग तरीके से बदली है और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस अपना एक दायरा है, एक मापदंड, एक सीमा है, एक स्ट्रक्चर है एआईसीटी के द्वारा जिस प्रकार से तय होती है। बट मार्केट किसी फोर्सेस से कंट्रोल नहीं होता है। तो जो मार्केट की डिमांड है वो जिस पेस से बढ़ रही है उस हिसाब से हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का जो मैच है, मतलब आज देखा जाए जो सीआईआई है, सीआईआई इसीलिए प्लेटफॉर्म बना था कि जो इंडस्ट्री और एकेडमिशिया और इनको लिंक कर सके। तो मुझे लगता है कि आज जैसे जो इंजीनियरिंग का ही उदाहरण जो आपने लिया था, अगर आप मार्केट में देखें तो हर इंडस्ट्री की अपेक्षा होती है कि वो किसी एक टेक्निकल एजुकेशन बैकग्राउंड के स्टूडेंट को लाए, साथ में उसमें मैनेजरियल एबिलिटीज भी हो, जो मैनेजमेंट की बेसिक एबिलिटीज होती है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो होनी चाहिए। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होनी चाहिए। उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बेसिक आईटी स्किल्स जो होते हैं व्हेन इट कम्स टू एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, वो उसमें आए। थोड़ा सा उससे एक्सपेक्टेशन होता है कि वो जब टीम मैनेजमेंट के जो स्किल्स होते हैं वो उसमें आने चाहिए। बट जो हमारे इंस्टीट्यूशन है दे आर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, तो द मेजोरिटी ऑफ फोकस जो 3 साल या 4 साल का प्रोग्राम है उसमें उसको तकनीकी शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है। यहाँ पे मुझे लगता है, अब आपके प्रश्न पे आऊंगा, कि जो एक इंस्टीट्यूशन है जैसे आज मॉडल कैरियर सेंटर है या नेशनल कैरियर सर्विस ने मॉडल कैरियर सेंटर ओपन किए थे, सीआईआई जिस प्रकार से मॉडल कैरियर सेंटर खोल रहा है, या हर इंस्टीट्यूशन में एक जो प्लेसमेंट सेल होता है, जो प्लेसमेंट ऑफिसर होता है, उनका काम है कि इस प्रकार से एकेडमिशिया और इंडस्ट्री के बीच का एक ब्रिज का काम करें और जो रिक्वायरमेंट्स है उनको इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन से रेगुलर इंटरेक्शन ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन बेस्ड इंस्टीट्यूट्स विद दीज मॉडल कैरियर सेंटर्स, ताकि ये इंडस्ट्रीज का जो गैप है, जो एक्सपेक्टेशंस है, उसके लिए क्या इनपुट्स चाहिए हैं स्टूडेंट्स को, वो रेगुलर बेस पे दिया जाए, ना कि प्लेसमेंट का सीजन आने के 15 दिन या 1 महीने पहले, जो यूजुअल प्रैक्टिस है अभी, कि जिस समय प्लेसमेंट सीजन आता है उसके 1 माह पहले 1 हफ्ते का या 3 दिन का ट्रेनिंग कोर्सेज जो दिए जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो एक प्रकार से एक रिफ्रेशर कोर्स हो गया, और रिफ्रेशर कोर्सेज स्कूल लाइफ तक चलते हैं, बट इन रियल वर्ल्ड रिफ्रेशर कोर्सेज डोंट वर्क।
देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। तो मुझे लगता है एक रेगुलर 4 साल या 3 साल के डिग्री प्रोग्राम में पहले ही साल से इस प्रकार का इंटरेक्शन हो और एक ट्राईपार्टाइट अरेंजमेंट हो बिटवीन द काउंसलर, academic institutions or someone and model career centers and the industry, तो मुझे लगता है हम इसको ब्रिज कर पाएंगे और स्टूडेंट्स को बेहतर तैयार कर पाएंगे। स्टूडेंट्स के परिप्रेक्ष्य में जो आपने पूछा कि वो किस प्रकार से खुद को तैयार करें, तो मुझे लगता है कि आप अगर देखें कि कोई भी क्षेत्र में, चाहे वो उन्होंने तकनीकी शिक्षा ली हो, उसके बाद 3 चीजें मैटर करती हैं जब कोई भी अपने करियर का दिशा तय करता है। हम अंग्रेजी में कहते हैं उसको, जब करियर प्रोफाइलिंग भी आप भी परिचित हैं, डॉक्टर साहब भी, एपीआई टेस्टिंग, जिसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट। इसको देखा जाए तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि उसका व्यक्तित्व, उसकी बौद्धिक क्षमता और उसका झुकाव या उसकी रुचि किस क्षेत्र में है। तो अब वर्तमान परिस्थिति में टेक्निकल एजुकेशन या किसी भी बैकग्राउंड के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक प्रोफेशनल एडवाइस काउंसलर के द्वारा, इंस्टीट्यूट के द्वारा ऐसी ली जाए हर विद्यार्थी को स्वयं स्वेच्छा से, जिसमें वो ये तय कर सके कि भाई ये मेरा एप्टीट्यूड क्या है, मेरी बौद्धिक क्षमता वर्तमान मार्केट परिवेश में क्या है, मेरा झुकाव, मेरा इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है, और साथ में मेरा जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व किस क्षेत्र में जाके बेहतर सूट करता है। और मेरे ख्याल से इन तीनों का जुड़ाव जो है वो एक प्रोफेशनल संस्था या प्रोफेशनल काउंसलर के माध्यम से, अगर हम सही स्टेज पे, सही समय पे, जब एक विद्यार्थी की निर्णय लेने वाली स्टेज है, ना कि जब वो एक लैंड अप कर चुका है किसी जॉब में, लेट हो चुका है, अगर हम समय पे दी जाए, और यहाँ पे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की और कॉलेजेस की एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो दिलाते हैं, तो मेरे को लगता है कि बहुत कुछ युवाओं को एक सही दिशा में और सही डायरेक्शन में बढ़ने में सहयोग कर सकते। युवा अपने से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनका उपयोग करके भी ये करियर प्रोफाइलिंग और टेस्टिंग ले सकते हैं, क्योंकि अब तो ये खासकर कोविड के बाद इतने ज्यादा विकल्प आ चुके हैं ऑनलाइन करियर पर्सनैलिटी टेस्टिंग के, कि अगर युवा इसको ले, और एक देखिए एक मनोवृत्ति के बदलाव की जरूरत है। जिस प्रकार से कहा जाता है कि मनोरोग के रोगी को एक मजाक के दृष्टिकोण से देखा जाता था, वैसे भी आप देखें इसको एक सीरियसनेस और एक सिंसेरिटी के साथ करियर काउंसलिंग को लिया जाना बहुत जरूरी है। इसमें रोल जो प्ले करना है वो आप और हम जैसे और साथ में एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को भी बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। हालांकि ये काम करने में CII-MCC अपना पूरा जो है ध्येय जो है इसी काम में लगा रहा है। झा साहब विगत कई वर्षों से इसी काम में जुड़े हुए हैं, आप भी इस काम से जुड़े हुए थे कि युवाओं को कहीं ना कहीं सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है, कि हमें गैप को ब्रिज करने की जरूरत होती है, जो कि युवाओं को अपॉर्चुनिटी से जोड़े और साथ ही साथ समय के साथ उनको जो मार्केट में जो अद्यतन चल रहा है उसके साथ उनका जोड़ना हो पाए। एक प्रश्न सर काफी समय से आ रहा था मेरे सामने, वो मैं आज पूछने जा रहा हूँ। जो युवा ने पहले भी अभी इस करियर टॉक का जब हमने उसका प्रमोशन डाला था तो उसमें भी क्वेश्चन किया था, वो तो स्वरोजगार के लिए, रोजगार की तो हम बात कर रहे हैं, स्वरोजगार के लिए कब ये एक व्यक्ति अंदर से फील कर सकता है कि मैं तैयार हूँ अब काम करने के लिए, अब मैं अपना स्टार्टअप कर सकता हूँ। और अगर मुझे कई बार क्या होता है, आप एक से अधिक कई कामों में आप मतलब अच्छे होते हैं, आपको लगता है कि आप एक से अधिक विषयों पर पकड़ बनाए हुए हैं, एक से अधिक क्षेत्रों पर आपकी पकड़ होने का है कि आप इस क्षेत्र में भी व्यवसाय कर सकते हैं, इस क्षेत्र में भी स्टार्टअप कर सकते हैं। तो ये कैसे निर्धारण किया जाएगा, इसका मूल्यांकन या विश्लेषण वो कैसे कर सकता है कि ये सही समय में है और यही रोजगार या व्यवसाय के क्षेत्र में मुझे आगे जाना चाहिए, इस सेक्टर में मुझे रोजगार या स्वरोजगार के लिए आगे बढ़ना चाहिए, उसका विश्लेषण कैसे होगा? सर बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया है, और वेरी रिसेंटली नीटर भोपाल ने अभी एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर एक FDP अरेंज किया था, और जो नेशनल लेवल का FDP था, काफी सारे उसमें ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेंट्स शामिल हुए थे, एंड आई वाज आल्सो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट। तो हमारे जो कोर्स कोऑर्डिनेटर थे, जो एक्सपर्ट फैकल्टी थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कार्यक्रम के शुरू में कही, 80% students they are not getting jobs through campus employment, campus placement. Only 20% are fortunate enough to get selected through campus placement. अभी 80% जो रिमेनिंग स्टफ है, ये स्टॉक है, ये क्या करेगा? तो दे कैन बी डाइवर्टेड टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बट एंटरप्रेन्योरशिप नीड्स a sort of cultural change, cultural transformation. हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, हमारे सारे कॉलेज की डिजाइन, हमारे करिकुलम की डिजाइन है मैन पावर तैयार करना इंडस्ट्री के लिए। बेसिक डिजाइन हमारे यहाँ एम्प्लॉय तैयार करने के लिए है
तो उनको हम एम्प्लॉयर कैसे बना दें। केवल थोड़ा सा फेस लिफ्ट करने से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो ब्रिंगिंग अप है, सोशल जो एनवायरनमेंट है, बच्चा पैदा होता है तो उसको ये सिखाया जाता है तुम पढ़ लिख कर कोई अच्छा जॉब, अच्छा पैकेज, अच्छा प्लेसमेंट, एडमिशन तो दूर तक है, अभी वो स्कूल जाना शुरू हुआ है, वही उसका ड्रीम बन जाता। मैं कहता हूँ आज हमारे देश के यूनिवर्सिटी और कॉलेज नौकर बनाने के प्रोग्राम चला रहे हैं, मालिक बनाने के प्रोग्राम नहीं चला रहे हैं। तो ये सेटअप भी करना पड़ेगा, हमें लोगों के माइंडसेट बदलने पड़ेंगे, पेरेंट्स के माइंडसेट बदलने पड़ेंगे। और अभी जो लोग बाई चॉइस एंटरप्रेन्योर बहुत कम लोग बन रहे हैं, बाई चांस एंटरप्रेन्योर ज्यादा बन रहा है। तो केवल एजुकेशन देने से काम नहीं चलेगा, हालांकि कुछ बहुत अच्छा काम हो रहा है इसमें। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी कई सारे उसमें इनिशिएटिव हैं, स्टार्टअप इंडिया और कई सारे इनिशिएटिव हमारे में देखता रहता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए इंक्यूबेशन सेल बनाए जा रहे हैं, तमाम सारे प्रयास हो रहे हैं। इंस्टीट्यूशन कैन आल्सो प्ले रोल, रादर दे आर प्लेइंग रोल इन डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरशिप, बट बेसिकली माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट की पहली प्रेफरेंस हमारी कैंपस प्लेसमेंट की होती है, जॉब पाने की होती है। एज ए सेकंड और थर्ड ऑप्शन जब उसे जॉब नहीं मिलता है और रादर ही बिकम मिसफिट फॉर मोस्ट ऑफ द जॉब, देन ही ट्राई टू बिकम एंटरप्रेन्योर। तो उस एज तक आते आते उसकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है, वो कंफर्ट जोन में जीना चाहता है। जबकि एक एंटरप्रेन्योर को तो शुरू में बहुत सारे चैलेंजेस निकालने होंगे, हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ एंटरप्रेन्योर बनना उतना ही मुश्किल है जितना साइकिल चलाना सीखना अथवा स्विमिंग सीखना। रिस्क तो है, पर तब भी लोग साइकिल चलाना सीखते हैं, तब भी लोग स्विमिंग सीखते हैं। पर जो लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं बेसिक, वो लाभ को भी नहीं पा सकते हैं जो लाभ एक एंटरप्रेन्योर को सेल्फ को हासिल है। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा था कि हमें लोगों को जॉब सीकर नहीं बनाना है, उन्हें जॉब प्रोवाइडर बनाना है। इंसिडेंटली मेरे एक जो कैरियर वार्ता का जो शीर्षक है वो यही है कि बेरोजगार नहीं किंतु रोजगार का सृजन कर स्वयं रोजगार प्रदाता बने युवा। यही एंटरप्रेन्योरशिप, यही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यही छोटे छोटे गवर्नमेंट की स्कीम, इनका लाभ लेकर हम बहुत बड़ी यूथ को, और उसके लिए कोई इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं चाहिए। आप देखेंगे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर बड़े किसी फॉर्मल डिग्री के, फॉर्मल पढ़ाई लिखाई के वो फील्ड में गए, काफी सक्सेसफुल हो गए। पर जितना ज्यादा हम एजुकेशन की डिग्रियां कलेक्ट करने में लग जाते हैं उतना ही हम इन सब अवसर से दूर होते जाते हैं। तो चेंज ऑफ माइंडसेट इज वेरी मच नीडेड। अगर इसमें हमारी कुछ मदद होगी तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। मेरा एक प्रश्न सर और है इस बारे में, अर्जुन से भी यही प्रश्न करूंगा कि क्या लगता है विश्लेषण कैसे करना चाहिए। स्वरोजगार एक बहुत बड़ा वो होता है, एक चैलेंज होता है कि किसी व्यक्ति को ये चुनना पड़ता है कि मैं अब अपनी ही दम पे, अपनी रिस्क पे खेलने वाला हूँ आगे अपना जीवन में, करियर में। एक बहुत बड़ा दाव होता है जीवन में और करियर के लिए, जब वो व्यापार करने या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ झुकाव करता है। तो ऐसे में सही व्यवसाय या सही सेक्टर का चुनाव अगर नहीं कर पाए तो वहां पर असफलता भी प्राप्त हो सकती है, इसके चांसेस भी रहते हैं। तो दबाव काफी रहता है। तो क्या आपको क्या लगता है कि प्रेशर उन्हें आगे ले जाने के लिए किसी भी व्यक्ति पर अगर दबाव है, मानसिक रूप से दबाव है, तो वो उन्हें आगे जाने में मदद कर सकता है, या फिर फ्रीडम माइंड होता है, एक इंडिपेंडेंट माइंड होता है, फ्री है एकदम बिना किसी दबाव के काम करना? दोनों में कौन सा दिमाग ज्यादा बेहतर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सकता है? आपने ये भी सुना होगा ना, पहले कहते थे या पहले के अभी भी कहते हैं कि कोई काम नहीं कर रहा है तो शादी कर दो तो अपने आप काम करने लगेगा। ये कौन सा दबाव है ऐसा जो शादी करने से वो उसको काम करने के लिए मजबूर कर देगा? तो ये दबाव, मानसिक रूप से जो दबाव होता है, ये क्या जरूरी है या फिर फ्री माइंड बेटर कर पाए? क्या लगता है? देखिए विनय, मुझे लगता है कि दबाव एक दबाव जो है, एक व्यक्तित्व का जो गुण है कि मानसिक दबाव, या एक प्रकार से कहें कि एक प्रेशर जिसको हम कहते हैं, थोड़ा सा आदमी को रेस्टलेस करता है। लेकिन वो रेस्टलेसनेस ही है जो व्यक्ति को जागरूक भी करती है। आप जितना ज्यादा स्ट्रेस थोड़ा सा लेते हैं, जो ये कहते हैं कि राइट स्ट्रेस इज ऑलवेज दी हेल्दी डाइट विद द राइट स्ट्रेस प्रोड्यूसेस अ जेंटलमैन।
तो वो जो एक सही मात्रा का स्ट्रेस है वही आपको जागरूक रखता है, आपको डिसिप्लिन करता है, आपको अपने कमिटमेंट्स की ओर पक्का रखने के लिए, आप अपने कमिटमेंट्स को पूरा करें, इसके लिए आपकी पर्सनैलिटी को ट्रेट में वो दबाव है जो लाता है। और ये स्ट्रेस का कारण कहीं ना कहीं आप देखिए, अगर दबाव के आप मूल में जाएं तो दबाव क्या होता है? दबाव का अर्थ ही है कि कुछ है आपके व्यक्तित्व का एक चित्रण, और अगर आप एक उस गतिविधि को उस तरीके से या उस जैसा आपने उसका आउटपुट सोचा नहीं होगा, तो आपका वो व्यक्तित्व का वो हिस्सा जो है वो जैसा प्रदर्शित है वो नहीं रह पाएगा। और अपने व्यक्तित्व को बचाने के लिए, बनाए रखने के लिए आपको उस आउटपुट को लाना बहुत जरूरी है। वो डिसाइसिवनेस और अनडिसाइसिवनेस के बीच का एक दबाव है। तो मैं मानता हूं कि एक सही मात्रा में दबाव ना, यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जैसे रीड हॉफमैन, मैं दो चीजें, क्योंकि आज उद्यमिता पे बात चल रही है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे बात चल रही है, मुझे दो व्यक्ति जिनको मैं फॉलो करता हूं उनके जो वाक्य हैं वो याद आ रहे हैं। लिंक्डइन के फाउंडर थे रीड हॉफमैन, और उनका एक 2019 में एक बड़ा अच्छा बयान आया था कि देयर इज एन एंटरप्रेन्योर इन एवरी इंडिविजुअल वेदर ही नोज इट और नॉट। व्यक्ति जाने या ना जाने, लेकिन हर व्यक्ति में एक ना एक उद्यमी छुपा हुआ है। और उसी समय एक सुब्रमण्यम स्वामी की एक लाइव सेशन मैंने अटेंड किया था, जिसमें उन्होंने अपने एक उदाहरण शेयर किया था कि जब वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर थे, उस समय पे बिजनेस मैनेजमेंट के ग्रेजुएट्स का जब उनका फाइनल लेक्चर होता था, इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे वो, और जब वो फाइनल लेक्चर होता था तो उस समय वो पूछते थे कि उनके जो विद्यार्थी थे वो चाइना के भी होते थे, यूरोपियन देशों के भी होते थे, यूएस के भी होते थे, और कुछ भारतीय भी होते थे, पाकिस्तानी भारतीय। तो वो पूछते थे कि भाई अब आप सबने अपने अपने करियर के बारे में क्या सोचा है, कल आप ग्रेजुएट होकर निकलेंगे। तो उन्होंने बताया कि विगत 8 वर्ष का जो उनका 8-10 वर्ष का कार्यकाल था, उन्होंने देखा कि सभी इंडियन भारतीय जितने छात्र होते थे, सभी भारतीयों का एक ही जवाब होता था कि हम जाके नौकरी देखेंगे। और जितने भी विदेश के अमेरिकन या यूरोपियंस होते थे, उन सभी का बोले 80% का जवाब होता था कि वो खुद का कुछ एक आइडिया है जिसको वो मार्केट में ट्राई करेंगे। और उनका एक निष्कर्ष निकल के आया कि जो भारतीय समाज में जो एक व्यवस्था है कि जहां सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, चाहे वो परिवार में हो, चाहे जब हम रिश्ता देखते हैं अपने पुत्री के लिए या पिता एक अपनी बेटी के लिए, वो देखते हैं कि कौन कितना फाइनेंशियली सिक्योर है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी को एक बहुत ही पहले प्रथम पायदान पे रखा हुआ है। और उसी सामाजिक परिदृश्य से एक युवक या युवती निकल के आता है जिससे हम अपेक्षा रखते हैं कि वो उद्यमी बने। तो मुझे लगता है कि हम वर्तमान में, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि शासन कई प्रकार की योजनाएं चल रहा है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाएं प्रदेश स्तर पे चल रही हैं। अभी अगर हम देखें, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत योजना का एक आह्वान किया है, जिसमें उनकी अपेक्षा है कि हम जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है उसको स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग और माइक्रो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे पाए। तो ये सब एक युवा के द्वारा ही किया जा सकता है, जो हमारा युवा है। लेकिन मुझे लगता है इसमें इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ एक जो बड़ा रोल प्ले करने की जरूरत है, वो एक सोसाइटी लेवल पे एक अवेयरनेस जनरेट करने की जरूरत है, जहां पे जो अपब्रिंगिंग है बच्चे की, एक युवा जब वो युवा टीनेज युवा में आता है या युवा स्तर पे पहुंच गया है, तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए और ये फ्रीडम होनी चाहिए कि भाई फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण है, लेकिन वो एक लौता हिस्सा नहीं है जिसके बेस पे आप अपने करियर की और जीवन के सारे निर्णय लो। तो एक समाज में जब ये परिवर्तन आएगा तो अपने आप जो एक बीज के रूप में उद्यमी का एक पड़ा हुआ है हर व्यक्ति और एक युवा के अंदर, वो अपने आप प्रस्फुटित होगा। क्योंकि हम टीआरआई के द्वारा ग्रामीण स्तर पे बहुत छोटा हमारा अनुभव रहा है, लेकिन हमने उद्यमिता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। और जो मैंने पाया कि एक स्टडी की थी कि एक उद्यमी के लिए मोटिवेशन, जो हम कहते हैं कि व्हाट इज द मोटिवेशन, कि वो अपने उस आइडिया को मार्केट में उतारे, वो प्रेरणा के स्रोत कौन है? तो सबसे 85% ऑफ रिस्पोंडेंट्स में या तो वो माता पिता या उनकी धर्मपत्नी या कोई ब्रदर या भाई या कोई ऐसा शिक्षक या गुरु जिससे उनका एक इमोशनल अटैचमेंट रहा हो। तो मुझे समझ में आया कि एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्टार्ट है दैट इज मोर ऑफ योर हार्ट, नॉट ऑफ योर माइंड और ब्रेन। तो आपका हृदय है, और उसके लिए आपका जो हृदय से जो इमोशनल लोग हैं, जो आपके टच पॉइंट्स हैं, जो आपके एनर्जी सोर्सेज हैं, उनका इस प्रकार से खुला होना और वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी के लिए प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है हमको सामाजिक इकोसिस्टम में और जिस प्रकार से क्रिएट करने की जरूरत है, वो व्यक्ति के द्वारा भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा भी हो सकता है, जो हम डॉक्टर साहब अपने अपने छोटे छोटे स्तरों पर प्रयास कर रहे हैं कि हम एक सामाजिक परिदृश्य को बदलाव लाएं और युवा को वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी की ओर प्रेरित करें। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एक झा साहब, मेरा प्रश्न ये है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में चूंकि बात आत्मनिर्भरता की चल पड़ी है, आत्मनिर्भर बनाना हमें देश को, तो उसके लिए
मेंटर का क्या रोल रहेगा? मेंटर अगर है आपके पास और नहीं है किसी के पास, तो क्या रोल होना चाहिए अगर मेंटर को क्या बनना चाहे या कोई किसी के पास अप्रोच करे कि आप मुझे मेंटर? ऑब्वियस सी बात है, हम सक्सेस स्टोरी से इन्फ्लुएंस होते हैं लाइफ में। तो जिन लोगों से हम इन्फ्लुएंस होते हैं, हम उनकी जीवनी को, उनके जीवन काल को और उन जैसे जुड़े हुए और जो लोग हैं उनसे एक अनुभव लेना चाहते हैं कि वो अनुभव साझा करें और हम उससे कुछ सीखने का प्रयास करें। तो ये मेंटरशिप की जो भूमिका होती है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को डेवलप करने के लिए कितनी आवश्यक है या इनका क्या योगदान है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं भी इस बात से इस बात को रादर में आई विल प्रपोज हर इंस्टीट्यूशन में फर्स्ट ईयर में अवेयरनेस फॉर ऑल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में अवेयरनेस सभी के लिए। उसके बाद हम कुछ इंटरेस्ट ग्रुप के बच्चों के ग्रुप बनाएं और उनको हम मेंटरिंग करके इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से उनको फोकस हम फिर प्रयास करें, तो हमारा सक्सेस रेट बहुत ज्यादा होगा। अवेयरनेस सभी के लिए, पर तो ऐसे बच्चे, ऐसे जो वाकई कुछ करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट, बिकॉज ऑफ देयर मोटिवेशन, क्योंकि स्कोप अनलिमिटेड है। मैं भी देखता हूँ, एक हमारा स्टूडेंट ज्यादा पुराना नहीं है, अर्लियर ही ज्वाइन इन एमआरएफ कंपनी, उस शोरूम में काम करता था, वहां से उसने काम स्टार्ट करके अपना, और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा नहीं है। उसने वहां व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट का काम किया, तो कंपनी में उसको इतना पसंद आया, ही गॉट जॉब, और उसको कुछ सर्विस इंजीनियर करके रीजनल सर्विस इंजीनियर का जॉब मिला। ये बात हैंडसमली पेड, उसकी सैलरी भी काफी अच्छी थी। 3 साल एक्सपीरियंस करने के बाद देन ही केम बैक टू अशोक नगर, इंटीग्रेटिव अशोक नगर के, और उस एक्सपीरियंस को उसने यूज करके एक सेकंड हैंड व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट का प्लान खरीदा। उसके पिता की एक छोटी सी वर्कशॉप जो हमारे गुना अशोकनगर रोड पर है, कोर्ट के अपोजिट में, उस वर्कशॉप में छोटे से हिस्से में अपना व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट सेंटर स्टार्ट कर दिया। एंड विद इन ए कपल ऑफ मंथ नाउ ही इज नॉट ओनली इंडिपेंडेंट और आत्मनिर्भर, अभी वो इतनी अच्छी पोजीशन में आ गया है कि वो ग्रोथ वाली पोजीशन में आ गया है। तो यहाँ पर 2 बातें हुई, एक तो उसका जो एक्सपीरियंस था, टेक्निकल नो हाउ, उसके बाद साउंड था, थोड़ा सा उसे फैमिली का सपोर्ट मिला। ये बड़ी विडंबना है कि हमारे यहाँ के पेरेंट्स बच्चे को प्लेस कराने में, सेटल कराने में भारी रिश्वत देने को तैयार है। व्यापक में एक बहुत अच्छा उदाहरण है, छोटी छोटी नौकरियों के लिए लोग भारी रिश्वत देने को तैयार हो जाते हैं, तो यही पेरेंट्स जब बच्चे के बैंक लोन के लिए गारंटी की बात आती है, वो पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं हम गारंटी लेने को तैयार नहीं। तो इश्यूज बहुत सारे हैं, पर मैं ये मान के चलता हूँ, आपने जैसे हमारे ये पिछले एक्सपर्ट कौरव जी ने भी बात कही कि भाई संभावनाएं सब में है, उन संभावनाओं को अवसर में बदलना, ये मेंटरिंग के लिए और हम टीचर्स के लिए या इंक्यूबेशन सेंटर के लिए बहुत मदद हो सकती है। बट ये फोकस वे में अगर प्रयास हो तो ज्यादा बेहतर। और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में भी देखता हूँ लोगों के पास जमीन है, एंटरप्रेन्योर बनने का मतलब कोई इंडस्ट्री लगाना ही नहीं है, वो अपने एग्रीकल्चर साइड में एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। आजकल ऑर्गेनिक खेती का इतना अच्छा है, फ्लोरिकल्चर है, मशरूम की खेती है, तो एग्जाम्पल्स तो भरे पड़े हैं। सवाल इस बात का है कि दोनों का सहयोग होना चाहिए। दोज हु आर पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर और रादर दे आर इंटरेस्टेड टू बिकम एंटरप्रेन्योर, जब वो आएंगे, हम लोगों के पास आएंगे, तो हम लोग डेफिनेटली उनको गाइड करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो सफल एंटरप्रेन्योर बने, क्योंकि उनको सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन का पता नहीं है, उन्हें सोर्सेस ऑफ फंड्स के बारे में मालूम नहीं है, और मार्केट में इतनी सारी निगेटिविटी भरी पड़ी है, उस निगेटिविटी के कारण लोगों का उत्साह काफी ऊपर समझ लीजिए पानी फिर जाता है। वी आर देयर टू हेल्प देम आउट। अभी देखिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, एक हमारे स्टूडेंट को फाइनेंस करा के अभी पावर ट्रांसफार्मर का कारखाना खोला मकसूदनगढ़ में, हम लोग गुना जिले के हैं, मकसूदनगढ़ बहुत छोटी पावर ट्रांसफार्मर का कारखाना खोला है, पर उसने रास्ता अपना उससे कैसे तय किया, वो एक डिप्लोमा इंजीनियर था, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया था, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के साथ काम करते करते एमपीबी को उसने कॉन्ट्रैक्ट दिए, और धीरे धीरे वो कॉन्ट्रैक्टर जो ट्रांसफार्मर की मरम्मत करता था, वो उसने आज ट्रांसफार्मर बनाने का, पावर ट्रांसफार्मर बनाने का उसका अपना कारखाना लगा लिया है, और एमपीबी के तमाम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो पोटेंशियल बहुत है,
नौकरियां लिमिटेड हैं सब, किंतु सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप अनलिमिटेड है। देयर इज नो लिमिटेशन, नो कंडीशंस। जो भी कंडीशंस हैं, जो भी लिमिटेशंस हैं, हमारे मेंटल ब्लॉक के कारण। जो भी आगे आना चाहे सबको अवसर है। नौकरियां सीमित है पर यहाँ पर अवसर असीमित है। आगे आए, मदद करने के लोग हैं। सरकार जो हैंड होल्डिंग जिसे बोलते हैं, वो एक्सपीरियंस देकर लोग एंटरप्रेन्योर बनने को तैयार है। आगे तो आए लोग, हमारे युवा तैयार तो हैं। हम सब कुछ परिवर्तन आएगा। हम चाहते हैं, लोग चेंज एजेंट हैं। वी शैल ब्रिंग चेंज, वी शैल बिकम इंस्ट्रूमेंटल टू दैट चेंज। पर लोग आगे तो आए। हमारा काउंसलिंग और ये सब जो संस्थाएं, उनका काम ही यही है कि लोगों को हम सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करें। तो दैट इज आवर कमिटमेंट आल्सो। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस आपके जो आपने व्यूज रखे हैं। सर, इसमें एक प्रश्न और है जो मैं आपसे ही करना चाहूंगा। ये यूजुअली हम एक देखते आए हुए हैं कि व्यक्ति जो एक्सपीरियंस करता है लाइफ में, वही एक्सप्रेशन करता है। जो सीखता है, जो उसके दिमाग में है, जो कुछ भी विचार उसने ग्रहण करे हैं बात आसपास के समाज से, गुरुओं से, वही वो आगे जाकर उन्हीं के माध्यम से अपनी बात सामने रखता है। तो जब तक कुछ सीखा नहीं जाएगा तब तक कि वो उस चीज को नए तरीके से रख नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं गुरुओं की मेंटरशिप की कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में कि हम जिनसे सीखते हैं तो हम जाके आगे उन्हीं बातों को सामने रखते हैं, उन्हीं का प्रयोग करते हुए जीवन में या करियर में आगे बढ़ते हैं। इस समय अगर आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि शिक्षकों का, या जो स्पेशली टेक्निकल एजुकेशन में देखा जाए, तो क्या जो हमारे टीचर्स हैं, क्या उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी नए समय के साथ साथ होनी चाहिए और आने वाले समय में उनको नई तकनीकें सिखानी चाहिए ताकि वो विद्यार्थियों और युवाओं तक सब कुछ पहुंचा पाए जो कि मार्केट और इंडस्ट्री में चेंज होता जा रहा है। जैसा कि अभी ना अर्जुन कौरव जी ने बात कही कि पेस है एक इंडस्ट्री में, उसको रोका नहीं जा सकता, तो उसके साथ में हमको कोप अप करने की जरूरत है। तो वो कैसे किया जाएगा? क्या शिक्षकों का किस प्रकार से संवर्धन होना, दक्षता संवर्धन होना चाहिए? हाँ, यहाँ पर मैं ये बात ऐड करना चाहूंगा। अभी वेरी रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी लागू की है वेरी रिसेंटली, और उसके मुताबिक जितनी भी हमारी स्टेचुटरी बॉडीज हैं, चाहे AICTE हो, चाहे UGC हो, ये सारी की सारी एजेंसीज अब उस पॉलिसीज के डायरेक्शन में उसके अनुरूप चेंजेस कर रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पर थोड़ा खुशी हो रही है मुझे बताते हुए, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट चेंज। AICTE की अनुशंसा के अनुसार अभी सारे टीचर्स जब जॉब ज्वाइन करते हैं, करियर में स्टार्ट करते हैं, विद इन 5 years they have to undergo 8 modules training, each module having 8 weeks duration or 440 hours लर्निंग टाइम। ये ऑनलाइन उनको सीखना है। इसमें लगभग वो सारे एस्पेक्ट हैं जो एक टीचर को प्रोफेशनल ट्रेनिंग के जरूरी है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट 8 modules training, he has to undergo 4 weeks training in industry to get live exposure of industry. So that will help him to change himself as well as to bring that change among students so that they will become useful to the society. And all these components and these issues, these are taken care in that 8 modules of program, and that has been implemented, sir. हेलो जी 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 सर। और आई एम सर वन ऑफ द मेंटर, जो फर्स्ट बैच में हम लोगों ने ट्रेनिंग की है। तो we are supposed to mentoring that training, 8 module training and industrial training of teachers, and I am one of the first batch part of that mentoring training program from NEETer and AICTE combined. That's very good to hear, sir. That's very good to hear. कि अगर आप उसका हिस्सा बने हैं तो हमें तो बड़ा ये जानकर बड़ी खुशी हुई है सर, क्योंकि आपका जो हमेशा से एक पैशन रहा है इन चीजों के लिए। मेरे ख्याल से मुझे खुद ध्यान है कि अगर अगर मैं कहीं किसी अपनी फील्ड में ही वर्क कर रहा हूँ तो उससे संबंधित भी कोई बात पहले आप तक पहुंचती, फिर बाद में मुझ तक आती। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, हमेशा आपके मुंह से पहले सुनने में आती है। फॉर अपॉर्चुनिटी और पार्ट ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मेशन सर, अच्छा लगता है जी।
जी, हम लोग सर अपने अब करियर टॉक के अंतिम चरण में, तो मैं एक एक कैजुअल प्रश्न है जो कि लाइफ में होता है। अभी पिछली 20 जून को हम जो हमारी पहली करियर टॉक हुई थी, उसमें विलास पवार साहब हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार से। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ये समय चूंकि विपरीत परिस्थितियों से भरा है, तो इस समय में डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंस स्किल्स की है। कि अगर आपको लगता है कि आप में ये स्किल्स हैं और सपोज करें आप में उससे संबंधित डिग्री नहीं है, और अगर आप वो काम करना चाहते हैं तो इंडस्ट्री आपको काम भी देती है कहीं ना कहीं, तो उस काम को आप पकड़ लें। और अभी के समय में जो जैसा काम मिल रहा है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी रुचि उस क्षेत्र में, वो काम करना चाहिए। अर्जुन, आपसे मेरा प्रश्न है कि ऐसे जो युवा हैं जो कि अपना करियर एज पर उनकी डिग्री के हिसाब से नहीं चल रहा है, सपोज करें कोई ने किसी ने बीकॉम कर रखा है और उसकी इच्छा थी आगे जाने की, लेकिन उसका मन, कम्युनिकेशन स्किल उसकी बहुत अच्छी थी, सेल्स में मन लगता था, उसने सेल्स को ज्वाइन किया। फिर उसके बाद फिर उसका चूंकि मन है, ये हमारा हमारा रुचि है, अभिरुचि है, ये परिवर्तित होती रहती है समय के साथ साथ, तो फिर उसने उसका मन किसी और क्षेत्र में, सेक्टर में जाने का किया। तो ऐसे करियर की जो प्रोफाइल है उस पर काफी असर पड़ता है, चेंजेस आते हैं। तो ऐसे में वो करियर प्रोफाइल को मैनेज कैसे करें कि जिससे उनके भविष्य जो है ना, हर बार उन्हें जीरो से शुरुआत ना करनी पड़े। एक नया सेक्टर में जब वो ज्वाइन करते हैं तो उन्हें दोबारा शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है। तो आप दोनों ही एक्सपर्ट से मेरा सवाल है, अर्जुन प्लीज। विनय जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। और आपकी आप अगर आवाज वर्तमान, नहीं आ रही है अर्जुन। हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। देयर सम वॉइस प्रॉब्लम। मेरी आवाज आ रही है क्या सर? एम आई साहब, आप ऑडिबल मुझे सर? सुन पा रहे हैं? हेलो हाँ, मैं तो, मेरी आवाज क्लियर है। हेलो हेलो, आपको आ रही है? मुझे झा हेलो, साहब की आवाज भी नहीं आ रही है, हो सकता है कि मुझे ही आवाज ना आ रही है। देयर सम, यस सर, चेक करें जरा। हेलो, एम आई ऑडिबल सर? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे तो आ रही है बराबर। यस। हेलो हेलो, हाँ, यस, मुझे तो आ रही है बराबर। यस। हेलो, जी जी जी, मुझे आ मुझे रही तो है आ रही है आवाज। आवाज बराबर। ओके। हेलो। तो सर, हाँ सौरभ विनय, साहब, हाँ मुझे मुझे आप दोनों की आवाज आ रही है। हाँ, मुझे भी आ रही है बराबर। विनय, आपको आ रही है? मैं थोड़ी देर के लिए, जी सौरभ साहब कंटिन्यू करें। चलिए विनय, आप देखिएगा। क्लियर। देखिए, मेरा एक वर्तमान में अगर देखें तो जैसा जैसा विनय का प्रश्न था कि युवाओं के जो जिस फील्ड में ग्रेजुएशन होता है, या हम कहें कि एकेडमिक क्रेडेंशियल्स जो हम ओवरऑल कहते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मिला के, तो एकेडमिक क्रेडेंशियल्स जो होते हैं और जिस प्रकार से वो जॉब में जाते हैं, जो उनकी प्रोफाइल होती है, कई बार हम देखते हैं और आजकल तो प्रायः हम देखते हैं कि एक मिसमैच होता है। एक बल्क में अगर उदाहरण लें, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस और इंजीनियरिंग के छात्रों से आपका भी बहुत काफी इंटरेक्शन होता है कि एक समय था जब टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनियां बल्क में हायरिंग करती थी, कॉलेजेस के पूरे बैच के बैचेस को रिक्रूट करते थे। एंड उसमें केवल आईटी या सीएस ब्रांच ही नहीं, बल्कि मैकेनिकल ब्रांचेस के एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के भी स्टूडेंट्स जाते थे। तो ये जो ट्रेंड था, अभी हम बात करें तो और भी ज्यादा हमको ये ट्रेंड देखने में आता है। तो एक तो ये है कि जो एकेडमिक क्रेडेंशियल्स हैं और जिस टाइप की जॉब में आपने प्रोफाइल में लैंड किया है, उसके बीच में मिसमैच होता है। और दूसरा, जिस टाइप की प्रोफाइल में आपने कुछ समय काम किया और आपको समझ में आता है कि आपका व्यक्तित्व या आपकी पर्सनैलिटी या आपका इंटरेस्ट लेवल थोड़ा सा अब इसमें मैच नहीं कर रहा है, या इसमें मैच करते हुए आपका इंटरेस्ट लेवल किसी दूसरी रिलेटिव डाइवर्सिफिकेशन में आप जाना चाहते हो, तो ये प्राय हम देखते हैं कि बहुत से ही करीब करीब मेरे करियर में एक लिंक्डइन, जिसको मैं कहूँ मेरा करियर सर्कल जो है, प्रोफेशनल सर्कल में मैं देखता हूँ, तो करीब करीब 30 से 40% ऐसे लोग मेरे कनेक्ट में हैं जिनका एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, उनका पहला फर्स्ट जॉब, सेकंड जॉब, और अभी जो जॉब कर रहे हैं,
उसमें कहीं प्रकार से आप देखें तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। बट आप देखें कि अभी जो मार्केट है वो डिमांड भी ऐसा करता है कि इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि वेदर यू टेकन अप योर करियर इन सेल्स और मार्केटिंग इनिशियली, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हाट आर द स्किल्स यू हैव लर्नड। आपके एक्सपीरियंसेस, आपके अनुभव से आपने कौन सी स्किल्स हैं, कौन सी विधा है, जिन विधाओं में आपने पारंगता हासिल की। अगर मैं सेल्स के जॉब में था और मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और आईटी के जो स्किल्स हैं उनमें मेरी बहुत अच्छी पारंगता है, और मैं सेकंड जॉब एक बिजनेस एनालिस्ट का लेता हूँ जिसमें मेरे को डेटा पे काम करना है, बट अगर मैंने वो स्किल्स और वो अपनी विधा जिसको मैंने फर्स्ट जॉब में सीखी थी, अगर उसमें मेरी पारंगता है तो मैं सेकंड जॉब में भी उसको बहुत अच्छे से उपयोग कर सकता हूँ। समस्या कहाँ आती है कि जब मैं अपना रेज्यूमे, जिसको हम रेज्यूमे कहते हैं, उसको जब प्रेजेंट करता हूं तो क्या उसको मैंने सही ढंग से प्रेजेंट किया है। क्या मेरा रेज्यूमे जिसके आधार पे, जिन 2 या 3 पेज के आधार पे एक व्यक्ति, एक एचआर ह्यूमन रिसोर्स वाला व्यक्ति मेरे जीवन के 8 साल या 10 साल का निर्णय करेगा और मेरे आगामी करियर का निर्णय करेगा, उन 2 या 3 पेजों में क्या मैंने अपने व्यक्तित्व को सही रूप से, मेरी प्रोफेशनल जर्नी को, मेरे जो स्किल्स हैं, मेरी जो विधाएं हैं, मेरी जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनको सही तरीके से पुटअप किया है कि नहीं। तो एक बड़ा चैलेंज जो मुझे समझ में आता है वो इसका नहीं है कि हम एक विधा से या एक लाइन ऑफ वर्क से दूसरी जॉब प्रोफाइल में जाते हैं, बल्कि हम किस प्रकार से अपने आप को, अपने स्किल्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी कमी देखने में आती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है, एक तो ये ऑब्वियसली है कि आप जब अपना रिज्यूमे, जब आप अप्रोच करते हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर अ पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल, तो आप जो उसके लिए अपना रिज्यूमे क्रिएट कर रहे हैं, उस रिज्यूमे को करिकुलम विटे की तरह ना लें। जो सीवी होता है, और बहुत सा एक बड़ा, एक जो मुझे लगता है कि कई युवा इस बात से परिचित नहीं होगी कि सीवी और रिज्यूमे में एक फर्क होता है। सीवी जो है, करिकुलम विटे, वो एक परिचायक है कि आपने क्या क्या काम किया, वो एक प्रकार से आपका बायोडेटा का ही एक प्रारूप है। लेकिन जो रिज्यूमे होता है वो बहुत जॉब स्पेसिफिक होता है, वो एक बहुत कंपनी स्पेसिफिक होता है। आपका जिस प्रकार का जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो। तो एक रिज्यूम जब बन रहा हो तब एक बढ़िया प्रोफेशनल गाइडेंस, एक प्रोफेशनल किसी या तो व्यक्ति से या किसी इंस्टीट्यूशन से एक युवा को लेने की जरूरत है कि हम किस प्रकार से प्रेजेंट करें कि इस अगर जॉब प्रोफाइल को हमको चेंज करना है तो हमारे जो हमने अनुभव लिया है वो बिल्कुल भी उस फील्ड का नहीं था, लेकिन जो स्किल्स हैं वो कैसे हम इसमें उपयोग कर सकते हैं, इसको रिज्यूम पे सही तरीके से लाना और सही तरीके से प्रस्तुत करना, इसकी आवश्यकता है। और उसको प्रस्तुत करने में हमको उसको प्रोफेशनल हेल्प लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, और सही प्रोफेशनल हेल्प से मेरे को लगता है कि यह एक प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बहुत ही सहज रूप से व्यक्ति या एक युवा अपने क्षेत्र को और उत्साह और अपने इंटरेस्ट के अनुरूप बदल सकता है और जंप कर सकता है और स्विच कर सकता है। जी झा साहब, इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे आप? श्योर सर, जो बात शुरू में हुई थी मैं फिर से वहीं आता हूँ। एजुकेशन ट्रेनिंग, इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। एजुकेशन में जहाँ पर्सन को वर्सेटाइल और ब्रॉडबैंड स्किल्स के साथ उनके जो फैकल्टीज हैं उनको डेवलप करते हैं सो दैट दे कैन बी फिट इनटू वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ करियर एंड लाइफ। हम उनको लाइफ स्किल से ट्रेन कर रहे हैं। ट्रेनिंग का एक फोकस एरिया के लिए ट्रेन करते हैं। स्किल ट्रेनिंग का भी जो फोकस है, अगर मैं किसी व्यक्ति को अगर पायलट बना रहा हूं तो वो व्यक्ति कार नहीं चला सकेगा, वो एक उसका नैरो एरिया हो जाएगा। इससे हम लोग नैरो एरिया के लिए स्किल ट्रेनिंग करते हैं। एक तो इश्यू ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये हमारे पास कि लोगों को व्हाट दे वांट एग्जैक्टली वही क्लियर नहीं है। जब आपको बस ये क्लियर होगा कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है, मैं वही दिखूंगा। मेरा शब्द मैंने अपने टॉपिक को टाइटल दिया था अपने कैरियर टॉक को, सेल्फ असेसमेंट इज की टू सक्सेस। स्वयं का मूल्यांकन हमारे कैरियर और जीवन का एक क्या बोलते मूल मंत्र है, आधार है। हम पहले स्वयं को परखें, स्वयं को जाने हम क्या चाहते हैं। इंसिडेंटली मैंने बहुत सारे कैरियर टेस्ट, इन्वेंट्री, उन सबको अध्ययन किया, कोशिश की कि इनको जानकर लोगों के बारे में प्रेडिक्ट कर सकें, बट मुझे कोई भी वो ज्यादा डिपेंडेबल और रिलायबल नहीं दिखा। फिर मैंने एक अपना खुद का एक सिंपल टेस्ट क्वेश्चनियर बनाया, नो योरसेल्फ, सिंपल क्वेश्चन। और वो छोटे बच्चे तो उससे इफेक्टिव है जितना बड़े लोग तैयार करें। राइट फ्रॉम बिगिनिंग आज तक आपने जितनी जर्नी की उसमें आपने
आपके क्या इंटरेस्ट है, क्या हॉबीज रही है, क्या एक्टिविटीज रही है, आप अपना खुद का ईमानदारी से विश्लेषण करें तो उससे आपको रिज्यूमे लिखने में बहुत मदद मिलेगी। अभी सबसे मुश्किल ये है सारे के सारे रिज्यूमे एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। जैसे आधार कार्ड पे फोटो से आप पहचान नहीं सकते कि बिल्कुल उसी तरह से लोगों के 100 200 रिज्यूमे आते हैं, एक ही हार्ड पर जो सेव रहता है उसी में नाम पता और कुछ पर्टिकुलर बदल कर आ जाते हैं। उस व्यक्ति को वो कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, उसके अंदर की कोई बात सिलेक्ट नहीं होती, क्योंकि उसमें स्टूडेंट का या पर्सन का अपना पार्टिसिपेशन नहीं होता, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। हम रिज्यूमे कब बनाते हैं? जब कैंपस प्लेसमेंट की एक शुरुआत होती है, फाइनल ईयर में आने के बाद। मैं कहता हूँ फर्स्ट ईयर से बनाओ, स्कूल वाले बच्चे से भी बनाओ, आप अपनी एक्सपेक्टेशन को क्लियरली लिखो। पर इनिशियली आप ये करो कि आप क्या बनना चाहते हो। ये सवाल जब हम पूछेंगे अपने आप से, ईमानदारी से जवाब देंगे, हमें बीच की जो रास्ते हैं, बीच की बहुत सारी क्लैरिटी आई। अक्सर मैंने देखा है लोगों के एक्सपेक्टेशंस होते हैं कैरियर को लेकर, इतने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं। जब वो कैरियर में जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि वो तो कुछ मिला ही नहीं जैसा सोच रहे। अब दो बातें रहती है, या तो उसके साथ मैच बिठाए, जैसे शादी के बाद जब तक शादी नहीं होती है लोग बड़ी फैंटेसी में जैसे शादी हो जाती है तो उसी को फिर उसके साथ तालमेल बिठा के अपनी लाइफ को, यही जॉब के साथ एग्जैक्टली होता है। या तो आप रियलिस्टिक एस्पिरेशन बनाओ और प्रिपेयर करो अपने आप को उस जॉब के साथ जस्टिस करने के लिए। अदरवाइज मैं देख रहा हूँ लोग बड़े असंतुष्ट है जॉब के साथ, जॉब सेटिस्फैक्शन लोगों में नहीं है। जहां पर वो देख रहे थे बहुत सारा पैसा है तो जॉब की अपनी डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर तो बनना चाहता है, पर हमें वो मरीज के साथ खड़े होकर पसंद नहीं है जो मरीज गंदा सा आता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई? पैसा आपको, आपका जो कस्टमर है, आपका जो वो तो वही है, मरीज है, गाँव का भी हो सकता है। हम पैसा चाहते हैं, बड़ी अच्छी लाइफ चाहते हैं, बट उस जॉब की, उस प्रोफेशन की डिमांड हमें मंजूर नहीं है। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कैरियर को सिलेक्शन को लेकर। तो नो योरसेल्फ, जिसे सेल्फ असेसमेंट हम बोलते हैं, देयर आर एक्सरसाइजेस अवेलेबल कॉन्सेप्ट की मदद से आपके बारे में, आपके इंटरेस्ट, आपके एटीट्यूड, आपके कैरियर गोल के बारे में जानकारी देते हैं। अबाउट योर कैरियर गोल, उस कैरियर गोल के बारे में, उसकी डिमांड के बारे में, उसके बारे में, फ्यूचर क्या है। और सबसे बड़ी तो बात ये चुनौती है कि बहुत सारे जॉब तो ऑब्सोलीट हो जाने वाले हैं, रादर खत्म हो जाने वाले हैं, एक्सटिंक्ट हो जाने वाले हैं। जो ट्रेंड आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, बहुत सारे मैकेनिकल रूटीन टाइप के जॉब हैं वो बिल्कुल वाइप आउट हो जाने वाले हैं। हमें अपनी नई जनरेशन को ये बताना पड़ेगा, यू टू इक्विप योरसेल्फ न्यू स्किल्स जिसकी डिमांड है। आप डिग्री करो, डिग्री इज ओनली बेसिक, इज प्रिपेयरिंग फॉर वर्सेटाइल जॉब, बट इक्विप योरसेल्फ विद स्किल। जैसे मान लीजिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में डिग्री कर रहे हैं, मशीन लर्निंग कोडिंग इज टुडे रिक्वायरमेंट, वो आपको नहीं आती है तो आपकी डिग्री रिडेंडेंट हो जाती है। बेसिकली दे आर नॉट अनफिट, दे आर मिसफिट। तो ये जो गैप है, ये गैप आप शॉर्ट टर्म प्रोग्राम से स्किल ट्रेनिंग के द्वारा पूरा कर सकते हैं। अगेन एक पर्टिकुलर स्किल ट्रेनिंग पर्टिकुलर एरिया में सक्सेस दिलाएगी, उसका दूसरे स्किल में, दूसरे सेक्टर में उसका स्कोप, उसका एप्लीकेशन कम हो जाएगा। तो ये बात भी हमें याद रखनी पड़ेगी। हम जो भी कॉलेज में पढ़ते हैं उसका बहुत हमारे 5% 10%, कुछ ही लकी लोग हैं हम जैसे टीचर्स जिनका जो पढ़ा था उसका ज्यादातर हिस्सा हमारे कैरियर आ रहा है। तो ये हमारे यूथ को समझना पड़ेगा। जॉब की डिमांड एक स्पेसिफिक होती है, बोल देते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। अब उस जॉब की आपको डिमांड देखनी पड़ेगी, किस एनवायरनमेंट में काम करना है, किस तरह की स्किल्स चाहिए, तो जिसकी स्किल मैचिंग होगी उसका सिलेक्शन अच्छा होगा और वो व्यक्ति जॉब में सेटिस्फेक्शन भी उसको मिलेगा। अदरवाइज लोग जॉब में जाने की, गवर्नमेंट जॉब मिलता है तो वहां पर मालूम पड़ता है कि वो ग्रोथ नहीं है, कैरियर अवसर नहीं है या स्ट्रेस नहीं है। तो एक्चुअली आपकी पर्सनालिटी क्या कहती है? अगर आपको चैलेंजिंग असाइनमेंट पसंद है, आपको ग्रोथ पसंद है,
तो डेफिनेटली यू गो फॉर दैट। अगर आप चाहते कि आपको तो सेफ एंड सिक्योर जॉब चाहिए, तो एक कहावत है ना, रोड रोलर आर मोर स्टेबल। बस कार स्पीड में कार अव्वल होती है, तो आपको कार की सवारी करनी है, रोड रोलर की सवारी करनी है, ये आपको तय करना है। तो बच्चों को ये चीजें क्लियर होना चाहिए, देन उससे उनको जॉब और कैरियर सिलेक्शन में भी मदद मिलेगी और आगे जाकर उनको परेशानी नहीं होगी। अगेन कॉन्सेप्ट आर देयर टू हेल्प देम आउट, दैट इज माय सबमिशन सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक मैं फाइनल इस चीज़ को हम कंक्लूड करेंगे, हम समय बिल्कुल हमारा पूरा हो गया आज के करियर टॉक का। हम लोगों ने आपका बहुमूल्य समय लिया है आज के इसमें करियर टॉक में। अर्जुन, मैं आपसे एक फाइनल प्रश्न करना चाहूँगा, इसके बाद हम कंक्लूड करते हैं अपनी करियर टॉक को। एक अभी एक्सपीरियंस होल्डर जितने भी लोग हैं उनकी भी जॉब्स जा रही हैं। कोविड का समय ऐसा था, कॉस्ट कटिंग हुई, स्टाफ कटिंग हुई, तो ऐसे में एक व्यक्ति को सस्टेन करने के लिए आगे जीवन में कैसे वो जॉब ढूंढे या क्या करे वो, कि मानसिक दबाव आ ही गया है कहीं ना कहीं, और आप यूथ हैं और आप उस एज ग्रुप से भी हैं, हम लोग इस एज ग्रुप में हैं क्योंकि हम फेस करते हैं ये चीजें। तो हमें उसका सामना कैसे करना चाहिए इस समस्या का, कि जॉब नहीं है, प्रेशर आ गया। सपोज करें मैं एक इंजीनियरिंग कैंडिडेट हूँ, एक्सपीरियंस कैंडिडेट हूँ, और मेरी जॉब चली गई, तो अब मैं क्या करूँ, कैसे ढूंढना चाहिए? विनय, ये आपने बिल्कुल बहुत ही करंट सिनेरियो में जो पीपल आर फेसिंग, जो यूथ आर फेसिंग, खासकर जो एक्सपीरियंस यूथ है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है 5 साल 6 साल या मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे, दे आर लाइक एक्सपेक्टेड बिकॉज दे आर ऑन अ हैंडसम सैलरी और दे आर ऑन अ हैंडसम पैकेज। एंड जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट कटिंग या कुछ आती है, दे आर द वंस हु आर द फर्स्ट हु गेट्स कट। तो आप तो विनय, जैसे आज सीआईए में, एमसीसी में जो आप देख रहे हैं कि जॉब्स तो है, मैं कहता हूँ अभी भी जॉब्स हैं, बट द प्रॉब्लम इज आपका एक्सपेक्टेशन का मिसमैच जरूर होगा। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं जहां पे ड्यू टू कॉस्ट कटिंग या कोविड के कारण जो बिजनेस लाइन सेगमेंट आपका कंपनी का डाउन हुआ है एंड यू बीन आस्क्ड टू लीव, अगर आपको छोड़ना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि रादर देन गेटिंग अ ब्रेक इन योर प्रोफेशनल जर्नी, बेहतर है कि आप अभी यू टेक अ डिप इन योर जो भी आपका एक सैलरी था या जो आपका पैकेज था, बी रेडी टू टेक अ डिप। और अगर आपका जिस सेगमेंट में आप काम कर रहे हैं, तो उसी सेगमेंट में एक अगर आपको किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा डिप के साथ या एक लो प्रोफाइल में मिलता है, इट इज बेटर, आई वुड सजेस्ट टू कंटिन्यू। बिकॉज उससे 2 फायदे होंगे। एक तो यू विल बी देयर टू सस्टेन, आप सस्टेन कर पाओगे, इतना तो रहेगा कि यू विल बी एबल टू सस्टेन फाइनेंशियली, एटलीस्ट यू विल बी सस्टेनिंग। एंड द सेकंड गुड पार्ट वुड ऑलवेज बी कि दैट यू विल नेवर हैव अ प्रोफेशनल ब्रेक, क्योंकि एक प्रोफेशनल ब्रेक को जस्टिफाई करना रादर देन टेकिंग अ डिप ज्यादा मुश्किल होता है। तो एक तो मुझे लगता है कि एक विकल्प ये है कि थोड़ा सा इस परिस्थितियों को मानते हुए आप एक डिप ले लें वर्तमान परिस्थिति में, और अपने ही सेक्टर से, अपनी क्षेत्र जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको मूव भी करना पड़ता है, यू कैन टेक एंजॉय। और दूसरा मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर बहुत समय से खुद का कुछ करने का या एंटरप्रेन्योरशिप का या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कहीं ना कहीं बीज था, देयर वाज अ थॉट, देयर वाज अ आइडिया, तो दिस इज अ राइट टाइम कि आप अभी इस वर्तमान में अपने आप को पूरा प्लान कर ले, प्रिपेयर कर ले, अपने रिसोर्सेज को एकत्र कर ले, जो प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए, जैसे सीआईआई, एमसीसी है या ये संस्थान है जो इस प्रकार की एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के कोर्सेज कर रहे हैं, अभी ऑनलाइन कोर्सेज करा रहे हैं, आप इस टाइप के कोर्सेज लेके अभी खुद को इक्विप कर ले, एंड देन दे कैन जस्ट गो ऑन एंड गिव इट अ शॉट जो उनके मन में आ रहा था। तो मुझे लगता है कि वर्तमान में ये 2 जो पाथवेज हैं, इनमें से किसी एक पाथवे को अपनी रुचि अनुसार और अपनी स्थिति अनुसार चुनकर never to take a break rather than going for any of these 2 options could be one of the good start, and it could like abridge इस particular situation से मेरे ख्याल से ये पीरियड में एक प्रोफेशनल अपने समय को निकाल सकता है फ्रूटफुली। और इसको एचआर जो मैनेजर्स होते हैं ह्यूमन रिसोर्स के, अगर कोई जॉब उनको ज्वाइन करना है, तो उसको मेरे ख्याल से समझेंगे इस पीरियड को, कि इस पीरियड में ऐसा उन्होंने निर्णय कर लिया। हाँ बिल्कुल, और ये तो वैश्विक स्तर पे विनय जी आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति समझ रहा है कि वर्तमान में क्या हुआ है। जैसे मैं 2 मिनट अगर आप समय दें तो उदाहरण देता हूँ। टीआरआई में हमारे एक कलीग थे जो यूथ इनिशिएटिव में झारखंड में प्रोजेक्ट देखते थे, तो 6 माह पहले वो एक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने जंप किया था, और अभी पिछले ही महीने 15 दिन पहले उन्होंने ज्वाइन किया, क्योंकि अभी आपको पता है उनका मैक्सिमम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो होता था चाइना से होता था, और ये कोरोना के कारण पूरा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस बंद हो गया। दे वर वन ऑफ द लार्जेस्ट झारखंड के एक्सपोर्टर इम्पोर्टर्स थे। तो ही हैज टू स्विच। किस्मत से हमारे टीआरआई में एक पॉलिसी है कि अगर 6 महीने पहले आपने छोड़ा आप वापस आ सकते हो, ऐसा। तो ही केम बैक, थोड़ा सा डिप लिया है उन्होंने अपनी सैलरी में, जिस सैलरी पे गए थे वो हाइक नहीं मिल पाई है, लेकिन दैट इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग। तो मुझे लगता है कि एवरीवन अगर दोबारा भी जब ये स्थितियां नॉर्मल होती है और वो वापस जाते हैं, तो ये हमेशा जस्टिफाई हो जाएगा कि भाई आपने डिप किया था, एंड यू विल बी टेकन एज अ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट गाय, कि आपने प्रोफेशनल ब्रेक नहीं दिया, बल्कि आपने चांसेस लिए एंड यू फाउंड आउट अ वे आउट।
कि कैसे आप इस समय को निकाल सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के करियर टॉक के माध्यम से मैं पूरा विश्वास है मुझे, युवाओं के मन मस्तिष्क में जितने भी प्रश्न होंगे स्वरोजगार को लेके या किसी भी प्रकार के मूल्यांकन या विश्लेषण को लेके, और कोविड में कैसे सस्टेन करना, अपने आप को कैसे बदलना है, या वर्चुअल माध्यम से कैसे जुड़ना है, इन सब पे बहुत अच्छी बात आज हुई करियर टॉक के माध्यम से। तो मैं झा साहब को धन्यवाद करता हूँ CII मॉडल करियर सेंटर की ओर से, और साथ में बधाई भी देता हूँ इस बात की कि वो इतने विगत वर्षों से ये जो करियर मार्गदर्शन के क्षेत्र में बच्चों को अपना जो मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं, अपना परामर्श जो बहुमूल्य समय दे रहे हैं, अपनी जॉब के अलावा भी समय दे रहे हैं ना, उसके लिए मैं सभी की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं कई सालों से देख रहा हूँ आप निरंतर अपनी सेवाएं निःशुल्क रूप से दिए जा रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आभार। और अर्जुन सर को मैं बधाई देता हूँ युवा कंपास के लिए, जो आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है ट्राई ने, कि इस समय पे वर्चुअली रूप से हम सभी को कनेक्ट होने की जरूरत है, सीखने के लिए, सिखाने के लिए, और आने वाले समय में स्वरोजगार या रोजगार के लिए भी। तो उसमें उनकी एक पहल है ट्राई की, युवा कंपास, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो मैं आज के इस प्रोग्राम का समापन करते हुए सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, और आप सभी युवाओं का भी जो कि हमसे इस माध्यम से हमसे जुड़े रहे। और मैं आशा करता हूं कि इस करियर टॉक में आपके काफी प्रश्नों के आपको उत्तर मिल गए होंगे, समस्याओं का समाधान हुआ होगा, और आगे आने वाले समय में हम इसी प्रकार से करियर टॉक का आयोजन करते रहेंगे। आप लोगों को मैं फिर से बता दूं कि जो भी युवा निःशुल्क रूप से अभी वर्चुअल माध्यम से हमसे जुड़ना चाहता है रोजगार प्राप्त करने के लिए, गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप अवेलेबल है, CII अपना जॉब, ये सर्च करना है आपको, और आपको उस ऐप को डाउनलोड करना है, अपना निःशुल्क पंजीयन करना है, और आपके क्षेत्र में योग्यता के अनुसार जो भी रोजगार अवसर उपलब्ध हैं उनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, और आगे की प्रक्रिया में, चयन प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी इस मंच के लिए। थैंक यू। नमस्कार झा साहब। कुछ लोगों के क्वेरीज आएंगे तो वो क्वेश्चन भी हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। दैट वाज अ नाइस डिस्कशन। होपफुली कुछ लोगों को कुछ ना कुछ जरूर मिला होगा। अगली बार फिर ही विश्वास के साथ एक बार में शायद और रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो थैंक यू साहब, थैंक्स अ लॉट गौरव साहब। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू साहब, आपकी संस्थान के टीम मेंबर को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सुंदर मौका हमारे लिए उपलब्ध कराया। तो थैंक यू। सर, थैंक यू।